भी देखना पड़ता है कि आज कितना है, आज क्या स्थिति रहेगी। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि जो नया बच्चा जन्म ले रहा है इस दिल्ली में, जिसके फेफड़े उस समय इतने नाजुक होते हैं, तो उसको आते ही ऐसी हवा में सांस लेनी पड़ती होगी, तो शायद बेचारा बच्चा भी कभी ये सोचता हो कि मैं माँ के अंदर गर्भ में ही ज़्यादा मैं खुश था और अच्छे वातावरण में था। ये स्थिति सुरक्षित था। ये स्थिति बिल्कुल ऐसी लगती है कभी कभी जब देखती हूँ उन बच्चों को, मिलने जाती हूँ, कोई नया बच्चा परिवार में आता है तो। और मैं ये हैरान हूँ कि ये बातें जब हम, चाहे विपक्ष की बात नहीं है, एक साधारण नागरिक की तरह हम इस चीज़ को सब महसूस करते हैं, तो क्या सरकार में आकर के कुछ अलग हो जाता है कि जो मंत्री हो जाते हैं, जो मुख्यमंत्री हो जाते हैं, तो उनके यहाँ क्या उनकी नाक के आगे या उनके घरों में कुछ अलग फिल्टर लगे होते हैं कि वो इन चीज़ों को महसूस नहीं कर पाते। कल आशीष हमारे सूद साहब मंत्री जी जब बयान कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि आतिशी जी के घर में 2-2 फीडर लगे हुए हैं बिजली की सप्लाई के, तो मुझे लगा कि शायद ऐसा होता होगा कि इनके यहाँ पर भी कोई कुछ फिल्टर भी अलग सरकार देती होगी, जिससे इन लोगों को ये जो हवा है, सीएम साहब के घर पे वो भी लगे हैं फिल्टर्स अलग, जो एक्स सीएम साहब के घर सुना अभी मंत्री साहब बता रहे हैं कि शायद वो फिल्टर्स भी अलग से लगे हैं, एयर प्योरीफायर्स लगे हैं, जिसकी जो सरकारी खर्चे पे लगे होंगे ज़रूर। तो शायद इस वजह से नहीं महसूस होता होगा कि वो दिल्ली की जनता के साथ कर क्या रहे हैं। ये ठीक है कि व्हीकल दिल्ली में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और एयर जो पॉल्यूशन है उसमें व्हीकलर जो एमिशंस हैं, पॉल्यूशन है, वो शायद 29-30% योगदान देता है। अगर मुझे फिगर्स, क्योंकि अलग अलग तरह की फिगर्स 29 अलग अलग तरह की फिगर्स भी आती रहती हैं, लेकिन इतना है। जब हमें पता है कि ये प्रॉब्लम इस व्हीकलर ट्रैफिक से होती है, तो उसके सॉल्यूशंस के बारे में, उसके समाधानों पर चर्चा हमने कभी इस सदन के माध्यम से पिछली सरकार की तरफ से नहीं सुनी। कभी हमने ये नहीं सुना कि कैबिनेट इस बात को लेकर के चिंतित है। आज जब हम इस सदन में ये देखते हैं कि जब पानी सीवर की बात आती है तो उस पर सदन विशेष चर्चा करता है। आज सीएजी की रिपोर्ट आई है तो उस पर भी सदन विशेष चर्चा कर रहा है, तो इसीलिए कि चर्चा के साथ साथ जो समाधान इसमें मिले उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो और इस बात का समाधान निकले। लेकिन पिछली सरकार के माध्यम से हमने कभी नहीं इस बात को देखा सुना था कि उन्होंने इस बात पे चर्चा भी की। केवल जब पॉल्यूशन के लेवल्स बढ़ते थे, विपक्ष चिल्लाता था, लोग चिल्लाते थे, अस्पतालों में मरीज बढ़ जाते हैं, तो केवल एक ही बातों की चर्चा होती थी कि ये पराली से है, ये पंजाब से आता है, ये हरियाणा ये करता है, यही सुनने को मिलता था। लेकिन कभी किसी समाधान के तरफ हमने कोई कदम उनके बढ़ते हुए नहीं देखे। अगर व्हीकलर ट्रैफिक पॉल्यूशन कर रहा है तो इसका अर्थ यही है कि दिल्ली में कैसे व्हीकल्स ट्रांसपोर्ट के सिस्टम को यूज करने के लिए कम हों। उसका सबसे बड़ा माध्यम पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही रहता है। इसलिए सरकार से ये हमेशा उम्मीद रही कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सिस्टम को इतना मजबूत करो, इतना सुदृढ़ और सक्षम करो कि प्राइवेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम को कम इस्तेमाल हो और सब जो दिल्ली में एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं वो उस सिस्टम को इस्तेमाल करें, तभी हम सड़कों के ऊपर से प्राइवेट व्हीकल को कम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो ये हालत थी कि जितना बसों की फ्लीट 9000 के करीब जो एनालिसिस और रिपोर्ट देती है कि वो बसेस होनी चाहिए थी, उससे कहीं नंबर इतना कम रहा हमेशा कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि आम साधारण जन बिना धक्के खाए, बिना घिचे पीछे सरकारी बसों में सफ़र कर सके। तो इसलिए हर कोई मजबूर रहता था अपना प्राइवेट व्हीकल खरीदने के लिए, चाहे वो 2 व्हीलर ही हो। और हम सब जानते हैं कि इनकी एमिशंस कितनी घातक होती हैं, जो इस हवा को जो है जहरीला बनाती हैं। आज मैं सोचती हूँ कि हम सबको मन से धन्यवाद देना चाहिए हमारी उस
93 से 98 की सरकार का, जिसने मेट्रो के बारे में सोचा। हमारे खुराना जी ने मेट्रो को कंसीव किया, आदरणीय साहब सिंह जी वर्मा जी ने उसको आगे बढ़ा करके उसको प्रोजेक्ट को 98 में शुरू किया। अगर वो नहीं होता आज दिल्ली में, तो दिल्ली की हालत क्या होती, मैं ये सोचती हूँ कि सोच भी नहीं सकते हैं कि कैसे सड़क पर व्हीकल भी चल पाता। अगर 93 में ये सोच एक सरकार की, एक आइडियोलॉजी की, एक पार्टी की हो सकती है, तो इस दौरान में जो सरकारें रही, उन्होंने ये सोच एक सरकार ने कर ली और 98 में चले गए, तो उसके बाद से और नई सोच, नई जो टेक्नोलॉजी, नई कुछ विचार इसके ऊपर किए जाने चाहिए थे, जो बीच की सरकारों ने लगातार इसको इग्नोर किया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जो माध्यम हैं, उनके अलावा भी और क्या माध्यम हो सकते, क्योंकि मैंने अभी पीछे एक उसमें पढ़ा था कि शायद हमारा केंद्र, हमारे प्रधानमंत्री जी, इस बात पर विचार हो रहा है उस ट्रांसपोर्ट सिस्टम के माध्यम से, जब दिल्ली से गुड़गांव तक एयर जो है एक रेल बनेगी, जिससे आगे का सफर होगा। कहने का अर्थ यही है कि जो नए तरीके हो सकते हैं इस ट्रैफिक को कम करने के, वो सोचे तो जाते हैं, लेकिन इस सरकार ने कभी ऐसे किसी विषय पर कभी भी चर्चा और ध्यान नहीं दिया। अध्यक्ष जी, बहुत कुछ इस विषय पर मुझसे पूर्व माननीय सदस्यों ने कहा है, इसलिए कुछ शायद नया ना हो, क्योंकि विषय बहुत से आ चुके हैं। अध्यक्ष जी, हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एक चीज़ ये मानते हैं कि कनेक्टिविटी टू द लास्ट माइल का जो एक सिस्टम होता है, उसका एक साधन हो। उसमें ग्रामीण सेवा जो एक हमारा सिस्टम था, वो बहुत अच्छा माध्यम इसका रहा, लेकिन जितनी 2011 में 6153 वो थी, उतनी ही पॉपुलेशन 17% बढ़ गई, लेकिन उसमें उसको कभी नहीं सोचा गया कि इसके विषय पर उसका विचार करना चाहिए। अध्यक्ष जी, जब घंटी बज जाती है ना, तो मुझे ये हो जाता है कि मैं बैठूं, इसलिए मेरा विषय पे से थोड़ा सा वो हो जाता है। मैं चाहती नहीं कि मैं आपके बेल बजाने के बाद बोलूं, लेकिन चूंकि मेरे पास मटेरियल काफ़ी है इस सारे में, मैं केवल इतनी बात और इसमें ऐड करूंगी कि एक तरफ तो इसके बारे में सोचा नहीं गया, लेकिन दूसरी तरफ इस डिपार्टमेंट में इसको कंट्रोल करने के जो मेजर्स थे, उनको भी नजरअंदाज कर वहां भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा अड्डा बन गया। आंकड़ों से पता चलता है कि जो फिटनेस सेंटर्स थे झुलझुली और बुराड़ी में, यानी आंख से देखकर ही, कोई टेस्टिंग नहीं, व्हीकल आया, कौन से ऐसे अधिकारी थे, कौन से ऐसे सिस्टम था जो आंख से ही चेक करता था कि ये इसकी फिटनेस हो गई, और उसको फिटनेस का सर्टिफिकेट दे दिया जाता था। 90% इस तरह के व्हीकल्स को दिया जाता। तो हम सोच सकते हैं कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार का माध्यम जो है वो ये पर्यावरण की, एनवायरनमेंट की जो वो थी, वो बना हुआ था। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक बहुत बड़ा अच्छा माध्यम है इस को कर्व करने के लिए। जब हम लोग 2017 में एमसीडी में भाजपा की सरकार बनी थी, तो 75 व्हीकल्स खरीदे गए थे मोदी जी के उस मिशन को लेकर के कि दिल्ली में प्रदूषण कम हो, और अफसरों को दिए गए थे कि उन व्हीकल्स का प्रयोग वो करें। कहने का अर्थ कि अगर एमसीडी जैसा अदारा भी इसके बारे में सोच सकता है, तो इस इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए सरकार ने इसको बढ़ावा देने के लिए क्या सोचा? कुछ नहीं। अध्यक्ष जी, क्योंकि बेल बज चुकी है, इसलिए बहुत सारे विषय मेरे पास होते हुए भी मैं नहीं रखना चाहूँगी, उसका सम्मान करूँगी इस बेल का। बस इतना कहते हुए कि अब हमारी सरकार से बहुत उम्मीदें हैं। मैं ये भी जानती हूँ कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम कुछ ही समय में नहीं कंट्रोल कर सकते, लेकिन इसकी ओर हर बढ़ता हुआ कदम भी काफ़ी पर्याप्त होगा अगर उस पर ध्यान दे करके हमारी मिनिस्ट्री और हमारे मुख्यमंत्री साहबा इस पर ध्यान देंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अनिल गोयल, माननीय सदस्य। धन्यवाद अध्यक्ष जी। दिल्ली में वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण की रोकथाम पर मुझे बोलने के लिए कहा गया, तो ये विषय क्योंकि स्वास्थ्य से भी जुड़ा है और वाहन प्रदूषण से भी, ये दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली हो गई,
ये दस्तावेज जो सीएजी का है वो भ्रष्टाचार का है, क्रिमिनल नेग्लिजेंस का है, और इसमें उस सारी बीमारी का इलाज भी लिखा है जो बीमारी का इलाज केजरीवाल सरकार नहीं कर पाई। वायु प्रदूषण रोकथाम के लिए दम घोंटू गैस खास तौर से नवंबर, दिसंबर, जनवरी पिछले सालों में बराबर होती जा रही है। फिर भी इस हवा जो हम भी सांस लेते हैं और वे विपक्ष के लोग भी लेते हैं, उनकी खांसी उनकी ठीक हो गई जिनकी नहीं होनी चाहिए थी। वो शायद बेंगलुरु में जाकर हो गई, लेकिन उस दम घोंटू गैस में क्या होता है ये मैं बताना चाहता हूँ। नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, लेड और जो फ्यूल स्टेशन हैं उनमें बेंजीन भी होती है। बच्चों के स्कूल बंद, कंस्ट्रक्शन बंद। अभी मेरी बहन ने कहा हमारे घर में भी छोटा बच्चा है, उसके फेफड़े मजबूत नहीं होंगे, अगले 5 साल हो सकता है आगे आने वाले समय में उसकी 10-15 साल एज कम हो जाए। 5 साल एवरेज एज कम, इसके अलावा कैंसर होना और PM 2.5 है। मैं बताना चाहता हूँ इस सदन के माध्यम से देश की जनता को, वो सीधे हार्ट में जाता है PM 2.5 और हार्ट अटैक करता है, स्ट्रोक करता है। इसके अलावा जब कंस्ट्रक्शन बंद है 3 महीने, तो क्या होता है कि वहाँ पर जो लोग बाहर चले जाते हैं वो आते नहीं। सबसे बड़ी बात ये है अध्यक्ष जी, ये 3 महीने का इशू नहीं है। हमारे माननीय मंत्री एनवायरनमेंट मिनिस्टर सिरसा जी ने इसको समझा। जैसे ही सरकार बनी, मैं देख रहा था कि फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में इन्होंने 10 पॉइंट चार्टर इसका बना दिया। इन्होंने उस बीमारी को समझा कि इसकी डायग्नोसिस भी किया, इसका इलाज भी किया, और मुझे विश्वास है इस सदन के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि सिरसा जी अगले साल नवंबर दिसंबर में एक खराब हवा दिल्ली को नहीं देंगे, एक साफ हवा देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। दुनिया बीमारी हमको मालूम, वाहन है, वाहन से निकलने वाला एमिशन है, वायु प्रदूषण की जांच है, स्वच्छ ऑल्टरनेटिव परिवहन के साधन है। अध्यक्ष जी 1.3 करोड़ वाहन में 2 पहिया 81 लाख हैं, 81 लाख सिर्फ 2 पहिया हैं। और वो क्यों हुए? क्योंकि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं दे पाए। अभी मैं परसों का अखबार दिखाना चाहता हूँ। NCR में 18 नए मेट्रो कॉरिडोर, 216 किलोमीटर नया मेट्रो बनने जा रहा है। लाइट मोनोरेल, लाइट रेल, इलेक्ट्रिक 5000 बस। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा इलेक्ट्रिक बस, मारवा जी इलेक्ट्रिक बस 5000 दिल्ली में आने वाली है। ये क्या है? ये आगे आने वाले समय की सोच है। एक तरफ वो सरकार है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस 9000 है, पुरानी है, ऑफ रोड है, मैनेजमेंट प्रॉब्लम है। एक वो सरकार है जो ग्रामीण बस 2011 के बाद 6000 से ज़्यादा बढ़ाती नहीं, लास्ट माइल कनेक्टिविटी में भी पॉल्यूशन, घर घर में पॉल्यूशन पहुंचा दिया। एक वो सरकार है जो 10 वर्ष पुराने बसों को चलाकर प्रदूषण फैला रही है। बजट होने के बावजूद मोनो रेल, लाइट रेल, इलेक्ट्रिक ट्रॉली बस वो नहीं चला रही, उसके लिए कोई कदम नहीं उठा रही। और एक तरफ सरकार है माननीय रेखा गुप्ता जी की, वो पहले दिन आते ही कहती है कि दिल्ली की हवा साफ करनी है, दिल्ली की हवा साफ करनी है। और ये भी अखबार की रिपोर्ट है, सिरसा साहब को मैं दिखाना चाहता हूँ। क्लीनर एयर, क्लीनर मंथ देन प्रीवियस ईयर, बट ना क्लीनर मंथ देन प्रीवियस ईयर। पिछले साल के मुकाबले में मार्च एक बेहतर हवा रही, 200 AQI के नीचे रहा। मैं बधाई देना चाहता हूं दिल्ली की सरकार को। और ये क्यों हुआ? क्योंकि जमीनी स्तर पर गुणवत्ता में सुधार हो रहा, जमीनी स्तर पर कार्य हो रहा है। ये अखबारों की खबर है। फ्यूल स्टेशंस पर माननीय मंत्री जी ने जो कहा कि बेंजीन निकलती है, वहां पर स्मार्ट गैजेट्स का इस्तेमाल होगा। मुझे लगता है जो व्हीकल एमिशन जांच होती है वो एट सोर्स होगी, जैसे TDS होता है, तो उस तरह से जो भी गाड़ियां हैं उनको फ्यूल नहीं मिलना, ये बहुत बढ़िया उपाय है जो पिछली सरकार को करना चाहिए था, नहीं किया गया। और आप सोचिए 41 लाख व्हीकल दिल्ली में स्क्रैपिंग के लिए हैं, जो 15 साल से ऊपर पेट्रोल और 10 साल से ऊपर डीजल, रखने की जगह सिर्फ 4000, ये CAG रिपोर्ट ने बताया। और स्क्रैप किया गया 0, 1 भी नहीं, ना पर्याप्त कर्मचारी, ना पर्याप्त इक्विपमेंट। तो आप मुझे बताइए ग्रैप की जरूरत क्यों पड़ती? इसलिए पड़ती कि जब आप इसको मेंटेन नहीं कर पा रहे। उसकी जगह उन्होंने क्या किया? ऑड इवन, ये व्यर्थ। ये साइंटिफिक एनवायरनमेंट कमेटी की रिपोर्ट है। दिल्ली में सबसे बड़ा प्रदूषण का सोर्स है जो दिल्ली से बाहर आने वाले हैवी व्हीकल और दिल्ली से आने वाली अंतर्राज्यीय बसें। उनको कंट्रोल कौन कर रहा है? कौन इतने ISBT पर उसको कंट्रोल करने के लिए? कुछ भी नहीं किया गया। पार्किंग बेतरतीब, उपलब्धता ही नहीं, ट्रैफिक कंजेशन।
के कारण दिल्ली चिड़चिड़ी हो रही है। रोड रेज जितना भी कारण है वो ट्रैफिक कंजेशन के कारण है। उसके रोकने के लिए एक बेहतर पार्किंग व्यवस्था होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। फिर एमिशन की जांच में तो इतना फ्रॉड है, कुछ उसका आप इसको पढ़ो तो दिल को दर्द होता है कि क्या एमिशन की जांच पे भी भ्रष्टाचार हो रहा था। 24% को बिना जांच पास कर दिया, फेल को पास किया। 1.08 पेट्रोल सीएनजी पंप में से 65 लाख में ये सब फेल हो गए। एक व्हीकल को एक ही समय पर कई केंद्रों पर पास दिखाया गया। वाहन डाटाबेस को पीयूसी डेटा से लिंक करना चाहिए था, नहीं हुआ। जब वाहन डाटा को पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट से लिंक करेंगे तो तब ये ठीक होगा, नहीं तो भ्रष्टाचार, वहाँ जबरदस्त भ्रष्टाचार हुआ। और इसका किसी भी काम का एक थर्ड पार्टी ऑडिट होना चाहिए। कोई काम अगर आप करेंगे, मैंने किया तो मेरा ऑडिट कोई तीसरी पार्टी करे, ऐसा कुछ नहीं किया। मॉडर्न स्मार्ट गैजेट्स, रिमोट सेंसिंग डिवाइस किया गया। कमर्शियल को तो 95% को सिर्फ मैनुअली फिट घोषित कर दिया गया। 64% व्हीकल दिल्ली में बगैर फिटनेस टेस्ट के दिल्ली में घूम रहे हैं। 60% फिटनेस सर्टिफिकेट इशू किए गए, बगैर फिटनेस टेस्ट किए गए। जो और इसमें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद BS3, BS4 को रजिस्टर किया गया गाड़ियों को, जबकि ये ऑर्डर नहीं था। इतना नेग्लिजेंस, ये क्रिमिनल आपराधिक लापरवाही के अलावा और भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं है। 47.5 लाख डी रजिस्टर होने हैं, वो नहीं हुए। मैं इस वायु प्रदूषण की भी बात करता हूँ। जब हम लोग वायु प्रदूषण की बात करते हैं तो क्लीनर एनवायरनमेंट के लिए चार्जिंग स्टेशन नहीं। आप बताइए, इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं तो चार्जिंग स्टेशन चाहिए, उसको किसने बनाना था, वो नहीं बनाया गया। पार्किंग उपलब्ध नहीं। वायु प्रदूषण AQI और गैस चैम्बर 500 से ज़्यादा अक्सर देखते हैं। और इसके कारण क्या होता है कि खास तौर से पेट्रोल पंप्स पर जहां हम देखते हैं बेंजीन निकलता है, उसे हेडेक, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, वो सारी होती हैं। ये बराबर है 10 सिगरेट पीना, बुद्धि कम, 10 साल उम्र कम। तो मेरा अध्यक्ष जी, प्रदूषण का रोना रोने वाले, जो कोई वैज्ञानिक प्लानिंग नहीं किया, ना कोई कोशिश किया, सिर्फ का केंद्र कुछ करे, ऐसा राग अलापते रहे। मैं फिर माननीय मुख्यमंत्री जी की तारीफ करना चाहता हूं, कैबिनेट की। मार्च 2025 में आपने कृत्रिम वर्षा का परीक्षण शुरू कर दिया है और ये वैज्ञानिक तरीके से हवा के जहर को साफ करने की कोशिश है। जो कामयाब होगी तो दिल्ली की सांसें लौट आएंगी। अध्यक्ष जी, करोड़ों रुपए विज्ञापन में उड़े, दिल्ली स्वर्ग बनेगी। डेटा तो जुटाते, क्या है प्रॉब्लम, वो डेटा तक नहीं जुटाए। अब दिल्ली में 6 नए वायु गुणवत्ता स्टेशन, 32 रियल टाइम जल निगरानी स्टेशन लगाने का बजट पास किया गया है। अब सही डेटा, सही प्लान, सही काम, दिल्ली की हवा पानी इसी साल साफ होगी, इसी साल साफ होगी। इलेक्ट्रिक नीति का ढिंढोरा पीटा, लेकिन चार्जिंग स्टेशन कहाँ, सब्सिडी कहाँ गई, रोड टैक्स का क्या हुआ, सब हवा हवाई, सब हवा हवाई कह रहे थे। यहाँ बैठे हुए हवा हवाई, इधर आकर सुन ले आज क्या किया इन्होंने। बैन का ऐलान किया 15 साल से ऊपर, लेकिन सड़कों पर ये धुआं उगलते रहे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की नेतृत्व में कहा गया कि अब पेट्रोल नहीं मिलेगा 15 साल के ऊपर डीजल को। 1 मिनट और देंगे बस। इंडिया 2047 में सम्मेलन में हिस्सा लेने का माननीय मुख्यमंत्री जी का प्लान है। आपने क्या किया, शीश महल बनाया, करोड़ों रुपए हेड में भाई। स्मोक टावर, आज ही के अखबार की खबर है, स्मोक टावर में कनॉट प्लेस में जंग लगी है, जिसमें करोड़ों रुपए ऐड में गए थे। DTC सुधारने का प्लान, ये सब कुछ नहीं किया। फेम स्कीम से मदद लेने की अक्ल नहीं आई। ग्रीन कवर सबसे इंपॉर्टेंट, जो अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि जो मास्टर प्लान 10 पॉइंट प्लान है, ग्रीन कवर दिल्ली में बढ़ाने का भी प्लान है। फेम स्कीम से भी इन्होंने मदद नहीं ली। आम पार्टी वालों ने ग्रीन कवर भी कम कर दिया। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, ये दिल्ली के मालिक शीश महल में बैठकर ऐश करते रहे। दिल्ली जल रही थी, मर रही थी, कोरोना में खासतौर से 21, जब मैं देखता हूँ जनवरी 2021 का, मैंने सामने देखा कोरोना से मरते हुए लोग जिनकी इम्यूनिटी पॉल्यूशन से कम थी, उनको निमोनाइटिस थी, उनको मर जा रहे थे। ऐसे फ्लॉप शो ऑडिवन चला रहे थे, स्मोक टावर लगा रहे थे, तस्वीर खिंचवाने के लिए। करना क्या था, सिरसा जी से पूछ लेते, जिन्होंने 30 दिन में 10 सूत्रीय प्लान दे दिया माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। लेकिन नहीं, इनका तो बस एक ही मकसद था, जनता को ठगो और शीश महल में मजे लो। आपने वादे किए, जनता को ठगा, दिल्ली को गैस चैम्बर बनाकर छोड़ दिया। लेकिन अब
भाजपा है जो कहती है वो करती है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वैज्ञानिक तरीके से हवा साफ होगी, डेटा के दम पर नीतियां बनेंगी, ईवी को रफ्तार मिलेगी, दुनिया के साथ कदम मिलाकर पैसा सही जगह लगेगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा, दिल्ली को स्वच्छ हरा भरा प्रदूषण मुक्त बनेगी दिल्ली। और आखिर में बस इतना कहूंगा, जब दिल्ली बन गई थी गैस चैम्बर, जनता झेल रही थी तंगी, तब केजरीवाल जी शीश महल में बैठ बजा रहे थे नीरो जैसी बंसी। थैंक यू। माननीय सदस्य श्री अशोक गोयल। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे प्रदूषण की इस चर्चा पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। एक्साइज, हेल्थ और डीटीसी के बाद अब जो व्हीकल पोल्यूशन पर चर्चा हो रही सीएजी की रिपोर्ट पर, इसके लिए मैं आपका और माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि जो सीएजी की रिपोर्ट है ये कुप्रबंधन, अनियमितताएं और अनियमितताओं की वजह से जो भ्रष्टाचार होता है उसके बारे में जानकारी देती है। और ये ना केवल पुरानी सरकार जिसने के पिछले 6-7 वर्षों में जो गलत किया उसके साथ साथ उसके बारे में बताती है, साथ ही साथ आने वाले हम लोगों के लिए भी एक डायरेक्शन इसमें देती है, जिससे कि आने वाले दिनों में वो कारण ना हो। इस रिपोर्ट में प्रदूषण के कई कारण होते हैं, परिवहन, आवासीय, सॉल्वेंट, पावर संयंत्र, सड़कों की धूल और अन्य, लेकिन ये रिपोर्ट सिर्फ परिवहन के क्षेत्र से होने वाले प्रदूषण की ही चर्चा कर रही है, जिसका ओरिजिन केवल दिल्ली है, कारण भी दिल्ली है, जिससे कि जो पिछली सरकार थी वो दूसरों के ऊपर कारण डालती थी, लेकिन ये सिर्फ क्योंकि परिवहन प्रदूषण है इसका ओरिजिन भी दिल्ली था और करने वाले भी दिल्ली के थे। दिल्ली की सरकार, क्योंकि परिवहन की हम बात कर रहे हैं तो 11,000 बसों की माननीय अध्यक्ष जी जरूरत थी, जिसमें सिर्फ 6,750 बसें रही। दिल्ली की जनसंख्या इस दौरान 17% बढ़ी, लेकिन व्हीकल की संख्या 10% घटी और 2,137 दिनों का इसके अंदर जिक्र है, जिसमें 1195 दिन यानी कि 56% दिन या तो हवा की बहुत खराब रही, प्रदूषण हवा, या बेहद खराब रही। और दिल्ली के अंदर जो व्हीकल थे वो 59 लाख से बढ़कर माननीय अध्यक्ष जी 1,31,00,000 हो गए, जिसमें से 81 लाख सिर्फ टू व्हीलर से जो सबसे ज़्यादा प्रदूषण कर रहे हैं। और बहुत सारे चौंकाने वाले आंकड़े जो मुझसे पहले भी यहाँ पर माननीय सदस्यों ने दिए, जो कि भारी भ्रष्टाचार की तरफ इशारा करते हैं। 10 अगस्त 2015 से 31 अगस्त 2000 के बीच में जांच में फेल होने के बावजूद भी 1,08,000 व्हीकल को पोल्यूशन का सर्टिफिकेट दे दिया। ये भ्रष्टाचार की तरफ बहुत बड़ा इशारा करता है। 76,865 वाहनों को 1 मिनट से भी कम जांच के अंदर पोल्यूशन सर्टिफिकेट दे दिया गया। ये भी एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है। 2018-19 से 2020-21 तक माननीय अध्यक्ष जी जो वाहन अपने लाइफ को पूरा कर चुके थे, 47,51,000 ऐसे वाहन थे जिनका पंजीकरण रद्द किया जाना चाहिए था, लेकिन सिर्फ 2,98,000 वाहनों का ही पंजीकरण रद्द किया गया। इससे साफ जाहिर है कि इस सरकार ने प्रदूषण की तरफ ध्यान ना देकर भ्रष्टाचार की तरफ ध्यान दिया। वाहनों को जांच करने के लिए 2 सेंटर थे, एक बुराड़ी और एक झुलझुली। बुराड़ी में सिर्फ मैनुअल इंस्पेक्शन किया जाता था और झुलझुली में ऑटोमेटिक मशीन से किया जाता था। क्योंकि वहां पर कोई भ्रष्टाचार नहीं हो सकता, तो सिर्फ 5% वाहनों की जांच झुलझुली में हुई और 95% वाहनों की जांच बुराड़ी में हुई। इससे ये पता लगता है कि कितना भ्रष्टाचार पिछली सरकार ने प्रदूषण को ताक पे रखकर भ्रष्टाचार को किया। माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने प्रदूषण को कम करने के लिए कई उपाय लेकर आए। उन्होंने कहा कि मोनो रेल, लाइट रेल ट्रांजिट, इलेक्ट्रिक ट्रॉली
लगातार बजट देते रहे, बजट में चर्चा करते रहे, लेकिन कोई ठोस काम इसके लिए इन्होंने नहीं किया। एक अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी से इन्होंने टाइप किया, जिसमें उन्होंने कहा कि पूरे दिल्ली का जो प्रदूषण है उसके बारे में हमें रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी, पता लगेगा। लेकिन वो यूनिवर्सिटी तो पता नहीं कहाँ चली गई, 20 में बंद भी कर दिया गया और 87 लाख रुपए उसको दे दिया गया। तो इतने भ्रष्टाचार लगातार करते रहे, लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करते रहे, जीवन से खिलवाड़ करते रहे। ओड इवन का ढोंग लेकर आए। ग्रैप 3 के अंदर ओड इवन लगाया जाता है, जो 1, 2, 3 चरण है। 2017 से 20 के बीच में माननीय अध्यक्ष जी 95 बार जो पोल्यूशन की वजह से जो 95 बार ओड इवन लगना चाहिए था, लेकिन इन्होंने सिर्फ 5 ही बार ओड इवन लगाया। और उसमें से भी जो दुपहिया वाहन थे, 2 व्हीलर थे, जो कि करीब 1 करोड़ 30 लाख में से 85 लाख वाहन है, उनको एग्जम्पशन दे दी। यानी कि उस ओड इवन का भी मीनिंग इन लोगों ने बिल्कुल खत्म कर दिया। स्मोक टावर के बारे में चर्चा हुई कि भ्रष्टाचार का अड्डा 22 करोड़ लगाया, लेकिन 1 साल के अंदर वो बंद हो गया। पराली के बारे में जिक्र किया। माननीय अध्यक्ष जी 40,000 की पराली एक घोल बनाया और 22 करोड़ रुपए उसके ऊपर खर्च हुए। मैंने एक हमारे आम आदमी पार्टी के सदस्य मेरे मित्र थे, मैंने कहा ये जो पराली है आप कहते हो कि पंजाब से चलकर दिल्ली में आती है, जब चंडीगढ़ से चलती है तो रास्ते में करनाल भी आता है, पानीपत भी आता है, फिर दिल्ली आता है। वहां पर 200 AQI है, वहां पर 180 है, 250 है, तो दिल्ली में 500 कैसे हो जाता है पराली की वजह से। तो उन्होंने कहा भाई साहब ये जो प्रदूषण है हमारा, ये चंडीगढ़ में फ्लाइट पे बैठता है माननीय अध्यक्ष जी और सीधे ही दिल्ली उतरता है। और जब पंजाब में इनकी सरकार आ गई, अब प्रदूषण चंडीगढ़ में बैठता है, लेकिन वो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, उसमें बैठता है और उसके बाद ये उसको ब्लेम करते हैं। ऐसे अनेकों काम इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ दिखावा किया। मैं कभी कभी आदरणीय अध्यक्ष जी सोचता हूं कि अगर हमारे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ना होते तो इस दिल्ली का हाल क्या होता। उन्होंने KMP बनाया, EMP बनाया, 70,000 व्हीकल जो दिल्ली में आते थे वो आना बंद हो गए। मेट्रो लगातार बढ़ती रही, ये बजट रोकते रहे, लेकिन केंद्र की सरकार लगातार मेट्रो को बढ़ाती रही। मेरठ एक्सप्रेसवे बनाया, ढोलक वहां पर कितना बड़ा जाम लगता था, वहां पर लूप बनाया। UBR 1 और 2 लगातार जो बन रहे हैं, दिल्ली जयपुर हाईवे, दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे को उन्होंने वाइडनिंग की। अगर ये ना होता तो आज दिल्ली सांस लेने के भी काबिल ना होती। तो नरेंद्र मोदी जी का भी मैं इस सदन के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और ये माननीय अध्यक्ष जी ये सिर्फ भ्रष्टाचार का मामला नहीं, ये लोगों की जिंदगी का भी मामला है। खराब सांस की वजह से अस्थमा नाम की बीमारी जिनको होती है उनकी तो जान ही चली जाती है, लेकिन ये जन्म देती है। फेफड़ों की बीमारी और बच्चों की ग्रोथ को ये इफेक्ट कर रही है। एक रिसर्च आई है जिसमें दिल्ली के अंदर खराब सांस की वजह से हर साल कम से कम 10,000 लोगों की माननीय अध्यक्ष जी प्रीमेच्योर मृत्यु हो रही। और कई संस्थाओं ने यह आंकड़ा भी दिया है कि दिल्ली के अंदर खराब सांस की वजह से 5 से 12 साल की उम्र हर आदमी की कम हो गई है। माननीय अध्यक्ष जी, आपकी, हमारी, भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों की, आम आदमी पार्टी के भी सभी कार्यकर्ताओं की और दिल्ली के सभी लोगों की 5 से 12 साल की आयु कम हो गई। मैं माननीय अध्यक्ष जी सदन के माध्यम से मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये 10,000 मृत्यु हर वर्ष हो रही है और 3 करोड़ जो दिल्ली के लोग हैं, अगर हम कम से कम मान लें कि 5 वर्ष भी उनकी आयु कम हो गई है तो 15 करोड़ वर्ष की जो आयु कम हो गई है इन आपदा की वजह से, आम आदमी पार्टी की सरकार की वजह से। और 10,000 जो लोग हर वर्ष मर रहे हैं, इनकी हत्या का मुकदमा भी इस आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ चलना चाहिए माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि ये मामला सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार का नहीं, दिल्ली के लोगों की जान से खेलने का मामला है, दिल्ली के लोगों के जीवन का मामला है। इसलिए मैं माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
और जांच के बाद कड़ी से कड़ी कार्रवाई इसके ऊपर होनी चाहिए। मैं आपका बहुत बहुत आभार करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। माननीय सदस्य श्री करनेल सिंह। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया। जैसा कि मेरे से पहले सदस्यों ने इस पर ध्यान केंद्रित किया, आपदा सरकार के जो भ्रष्टाचार की वजह से कितने लोगों का जीवन चला गया, ये बहुत चिंता का विषय है। आपदा सरकार ने एक बहुत साजिश के तहत इस काम को किया, क्योंकि आपदा सरकार की साठगांठ दवाई कंपनियों से थी। जितने भी उन्होंने एक ढकोसला करके प्रदूषण के नाम पे यंत्र लगाने की और उनका प्रचार करने की कोशिश की, वो सिर्फ एक ढकोसला था और पर्दे के पीछे वो ये काम कर रहे थे। देशी और विदेशी दवाई कंपनियां जो थी उनसे साठगांठ कर रहे थे कि लोग जितने बीमार होंगे उतनी उनकी दवाइयां बिकेंगी। इस चीज़ की पूरी जांच होनी चाहिए। जैसा कि मेरे माननीय सदस्यों ने बताया है कि ये सिर्फ प्रदूषण का मामला नहीं है, उनके ऊपर हत्या का केस तो होना ही चाहिए। उन लोगों ने इस भ्रष्टाचार के चक्कर में ये भी नहीं सोचा कि ये प्रदूषण के जो पैसा जो खा रहे थे वो, उससे उन्होंने अपने बच्चों की भी चिंता नहीं की, अपने परिवारों की भी चिंता नहीं की, क्योंकि वो भी उसका हिस्सा थे। चाहे आदमी प्यूरोफायर लगा ले, गाड़ी के अंदर एसी लगा ले, लेकिन 24 के 24 घंटे कमरे में नहीं रह सकता, उसको बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। उसमें उनके बच्चे भी थे, उनके परिवार भी थे, लेकिन भ्रष्टाचार में इतना डूब चुके थे कि वो इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दे करके सिर्फ कमाई की तरफ ध्यान दे रहे थे। माननीय अध्यक्ष जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान भी मैं इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। आज दिल्ली के अंदर प्रदूषण की वजह से कितने बच्चे प्री डायबिटीज पैदा हो रहे हैं। अगर इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दिया गया, उन्होंने तो जो किया सो किया, लेकिन आज हमारी जिम्मेवारी है इस देश के भविष्य को अगर बचाना है, उन बच्चों की भी चिंता हमें करनी पड़ेगी, पर्यावरण की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि जीवन का 2 चीज़ों पर आधारित है, वायु और पानी। अगर वायु नहीं होगी तो आदमी सांस नहीं ले सकेगा, और पानी नहीं होगा तो जी नहीं सकेगा। मुझे लगता है कि सभी प्रगति, सभी विषय तभी चल पाएंगे जब हमारा जीवन स्वस्थ रहेगा। अभी मैं एक रिपोर्ट जो CAG की रिपोर्ट है उसको मैं पढ़ रहा था, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 10 अगस्त 2015 से 31 अगस्त 2020 के दौरान प्रदूषण जांच केंद्र पर 22.14 लाख डीजल वाहनों की जांच की गई, लेकिन जिसके अंदर से 24% वाहनों के संबंध में ही जांच मूल्य दर्ज नहीं हो पाई थी। 4007 मामलों में भले ही जांच मूल्य अनुमत सीमा से अधिक थे, पर इन सब डीजल वाहनों के पास घोषित किया गया और कोई भी उसके बारे में कोई रिपोर्ट पेश नहीं की गई। 10 अगस्त 2015 से 31 अगस्त 2020 तक डाटाबेस के अनुसार 65,36,000 पेट्रोल डीजल CNG वाहनों की जारी की गई जांच, लेकिन उसके अंदर सिर्फ कागजों के अंदर इतना दिखा गया, लेकिन असलियत में सिर्फ 1,08,000 वाहनों की अनुमति सीमा से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करने के बावजूद भी घोषित किए गए, और उनके अंदर कितना नुकसान हुआ आप खुद कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। दिल्ली के प्रति वर्ष 4.1 लाख वाहन की कुल क्षमता केवल 12% ही स्वचालित
फिटनेस जांच केंद्र हैं, जबकि 2020-2021 के दौरान फिटनेस जांच का 95% मैनुअल जांच केंद्र कराया गया, जहां वाहन का न केवल दृश्य निरीक्षण किया जा रहा था और तथा वाणिज्यिक वाहन की फिटनेस घोषित किया जा रहा था, जो कि निरीक्षण अधिकारी की इच्छा पर थी कि वो सिर्फ देख लेते थे कि भाई हाँ इसका निरीक्षण हो गया, खाना पूर्ति करते थे, असलियत में कोई काम नहीं होता था। तो माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उन्होंने जो किया वो एक मनुष्य के जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ था और मैं सभी सदस्यों की इस बात से सहमत हूं। उनके हत्या का आरोप लगा करके उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अब माननीय मुख्यमंत्री वित्त मंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी इस चर्चा पर अपना वक्तव्य रखेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले 2 दिन से ये सदन सीएजी रिपोर्ट परफॉर्मेंस ऑडिट ऑन प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन ऑफ व्हीकुलर एयर पोल्यूशन इन दिल्ली, इस पे चर्चा कर रहे हैं। आदरणीय कई सदस्यों ने सिरसा जी से लेकर के हरीश खुराना, राजकुमार भाटिया जी, सतीश उपाध्याय जी, संजय गोयल जी, ओम प्रकाश शर्मा जी, अजय महावर जी, मारवा जी, शिखा राय जी, अनिल गोयल जी, अशोक गोयल जी, करनैल सिंह जी, लगभग 12 सदस्यों ने इस पे चर्चा करी। और विपक्ष तो आप देख ही रहे हैं, जब भी सीएजी की रिपोर्ट आती है तो कोई ना कोई बहाना ढूंढ के बाहर की ओर दौड़ जाते हैं कि उन्हें ये सब कुछ सुनना ना पड़े। करने में शर्म नहीं आई थी, पर सुनने में आती है उन्हें। करने में नहीं आई, सुनने में आती है, इसलिए चलिए, पर फिर भी अच्छा है, कुछ शर्म बाकी है। मैं आज उन बातों पे चर्चा नहीं करना चाहती जो उन्होंने किया। वो पूरे सदन ने बार बार सुना, कितनी बसेस की जरूरत थी, किस तरीके से पैसे का दुरुपयोग या ना उपयोग करते हुए उन्होंने दिल्ली को व्हीकल से दूर रखा, कैसे मॉनिटरिंग, एनफोर्समेंट और पॉलिसी मेकिंग में पिछली सरकारों की कमी रही। जो काम करने चाहिए थे वो किए नहीं, जो नहीं करने चाहिए थे वो किए। कुल मिलाकर के दिल्ली का इतना बड़ा नुकसान हुआ, जिसका जिक्र बार बार माननीय सदस्यों ने किया कि दिल्ली की उम्र घट गई, दिल्ली को बीमारियां लग गई और वो नुकसान हुआ जिसकी भरपाई आर्थिक रूप में नहीं की जा सकती। पर जो पिछली सरकारों ने किया वो नुकसान आगे ना हो, और जो ये नई सरकार जनता के हित में काम करे वो बहुत ही पहले दिन से ही सोच समझ के और दिल्ली के हित में हर कदम उठाए और वायु प्रदूषण की दिशा में ठीक से काम करे, इसकी चिंता हम सब कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज की डेट में 6,484 बसेस सड़कों पे दौड़ रही है, जबकि 11,000 बसेस का रिक्वायरमेंट दिल्ली को है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी दिशा में आदेश किए हैं, जिसमें से टीटीसी की 2400 बसें सीएनजी हैं और लगभग 1727 बसें ईवी हैं, और डिम्स की 1750 बसें सीएनजी हैं और 400 बसेस ईवी हैं। इन सारी बसेस के होने के बावजूद भी 6,484 इस साल के आखिरी में ये बसेस केवल 3850 रह जाने वाली हैं, क्योंकि 3,000 बसेस जो हैं वो इस दिसंबर तक रिटायर हो जाएंगी। ये 3,850 बसेस जो रह जाएगी, इसकी संख्या फिर से किस प्रकार से बढ़ाई जाएगी उसकी प्लानिंग हमने की है कि आते ही सरकार के गठन के तुरंत बाद हमने 2800 बसेस का ऑर्डर प्लेस किया और ईवी बसेस
तो इस साल के आखिरी तक हम जो 3850 बसेस रह जाएंगी वो, उसमें 1500 बसेस और ईवी व्हीकल और 2800 बसें ये जोड़ करके कोशिश करके लगभग 5500 बसेस ये इस साल के आखिरी तक उसे मेंटेन करेंगे और 2026 तक पूरी 11000 बसेस को ऑन रोड हम लेकर के आएंगे। इस काम के लिए दिल्ली सरकार दृढ़ संकल्प में है, किसी भी तरह की कोई कोताही उसमें ना रहे, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा कि पूरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से दिल्ली को उसकी बसेस दी जाए। जितना रूट रैशनलाइजेशन है कि जो रूट पे कम चल रही थी बसेस, कहीं कम कहीं ज़्यादा, जहाँ ज़रूरत है वहाँ नहीं जाना और जहाँ नहीं ज़रूरत वहाँ पे खड़े रहना, इस पूरे रूट को दोबारा से मॉनिटर करते हुए बसेस को चलाया जाएगा ताकि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन संसाधनों का हो सके और हर प्रकार से पूरी दिल्ली के हर कोने तक हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सेवाएं पहुंच सके। मैंने आपको पिछली बार जिक्र किया था कि कैसे डिम्स का शेयर जो 100 करोड़ रुपए का था उसको 10 करोड़ रुपए में बेच दिया गया है। हम आज इस सदन के माध्यम से कहते हैं इसे भी हम लिटिगेशन में चैलेंज करेंगे और शेयर को वापस लेके आएंगे। किसी को कोई अधिकार नहीं है कि सरकार की पैसे का दुरुपयोग करे या सरकार के शेयर को बेच खाए। हम उस शेयर को वापस लेकर आएंगे अध्यक्ष जी। इसके अलावा ईवी बसेस दिल्ली की सड़कों पे दौड़ाने के लिए उनके चार्जिंग स्टेशंस और डिपोज का भी होना बहुत महत्वपूर्ण है। आज वर्तमान में 77 डिपोज दिल्ली में है। उन सबको जितनी बसेस हमारी सड़कों पे रहेंगी उसके हिसाब से अपडेट करने के लिए चार्जिंग स्टेशंस और चार्जिंग पॉइंट की संख्या, हमारा ये टारगेट है कि 2026 तक इसे हम 18,000 सार्वजनिक चार्जिंग पॉइंट और 30,000 प्राइवेट प्लस सेमी प्राइवेट चार्जिंग पॉइंट्स बनाएंगे, जो कि वर्तमान में केवल उसका 10% है। 4,793 इस टाइम सरकारी और गैर सरकारी मिलाकर के चार्जिंग पॉइंट है, जिसे मैंने आपको बताया कि 48,000 चार्जिंग पॉइंट पे हम लेके जाएंगे ताकि दिल्ली की इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल व्यवस्था को दुरुस्त कर सकें। अध्यक्ष जी, हम इसके अलावा, ये तो बात हो गई पब्लिक सेक्टर की, परंतु केवल पब्लिक सेक्टर से काम चलने वाला नहीं है। जनता जो अपने प्राइवेट व्हीकल खरीदती है उसको भी हमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की ओर लेके जाना पड़ेगा। इसके लिए सरकार की ओर से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी बनाई जाएगी जिसमें अधिक से अधिक प्रोत्साहन जो है जनता को दिया जाएगा ताकि वो लोग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लें, उसका उपयोग करें और इस पूरे के पूरे वायु प्रदूषण को कम करने की दिशा में पूरी दिल्ली एक मुश्त एक साथ होकर के खड़ी हो। अभी वर्तमान में जितना टोटल व्हीकल दिल्ली में लगातार खरीदा जाता है, पिछले सरकार का मैं आपको फिगर बताती हूँ, 6,80,000 टोटल व्हीकल खरीदा जाता है गया, और उसमें से 11% उसका मात्र 78,000 व्हीकल जिसमें स्कूटर की बहुतायत है वो ईवी था। तो हम चाहेंगे कि जनता इस और प्रोत्साहित हो कि अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल वो ले और उनका इस्तेमाल करे। ये हमारे एजेंडा में है। पुराने व्हीकल की बात भी मैं बताना चाहूँगी कि पुराने व्हीकल जो कि 10 साल पुराने डीजल के हैं या 15 साल पुराने पेट्रोल के व्हीकल हैं, उसमें पूरी तरीके से कार्रवाई, अनुशासनात्मक कार्रवाई हो कि जहां जो पॉलिसी के अंतर्गत उस पर बैन है उसको लागू किया जाना चाहिए। बहुत मज़ेदार बात बताती हूँ अध्यक्ष जी, पिछली सरकार की मॉनिटरिंग की कैपेसिटीज़ कि एक बस यदि ब्रेक डाउन हो गई, किसी सड़क के कोने में खराब हो गई, वो थी नांगलोई की बस और साउथ दिल्ली में चल रही है, साउथ दिल्ली में खराब हो गई तो खड़ी रहती थी वो बस कि नांगलोई से ही कोई बस ठीक करने के लिए आएगा और तब वो बस ठीक होगी और फिर जाकर, क्योंकि तब तक ट्रैफिक कंजेशन, तब तक पॉल्यूशन, हर पूरी वो असुविधा जनता को होती थी जिसकी और किसी का ध्यान नहीं था। उसके बाद किसी व्हीकल में चार्जिंग खत्म हो गई तो जहाँ की वो बस शुरू हुई वो वहीं वापस जाएगी, फिर चार्जिंग लेगी और उसके बाद आगे काम करेगी। तो आप समझिए कि इस पूरे प्रोसीजर में
कितना ज़्यादा समय का, साधनों का दुरुपयोग होता था। इन सारे छोटे छोटे पॉइंट्स को वर्तमान की सरकार कैटरिंग करेगी और जहाँ पे है इनके लिए समाधान देगी कि भाई अगर आपको बस ठीक करने के लिए जो कर्मचारी है वो आपको इमीडिएट जो लोकल आपका बस डिपो है अगर वहीं से आता है तो उसमें क्या दिक्कत है। अगर आपको बिल्कुल नज़दीक के स्टेशन से, नज़दीक के डिपो से चार्जिंग मिल जाती है तो आप क्यों नहीं लेंगे उसको। ऐसे छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कारण जो कि प्रदूषण से जुड़ा हुआ है उन सब को सरकार ध्यान में करके काम करने वाली है। और ये केवल दिल्ली के अंदर के व्हीकल्स का मामला नहीं है। वो जो लाखों व्हीकल दिल्ली के सारे बॉर्डर से दिल्ली के अंदर रोज आते हैं, उसके अंदर आने के बाद में उनका क्या पॉल्यूशन लेवल है, वो किस पैरामीटर पे चल रहे हैं, इसकी किसी को कोई जानकारी नहीं है। कौन व्हीकल आया, कितना पॉल्यूशन दे गया, कोई चेक करने वाली अथॉरिटी नहीं है। ना इनके पास स्टाफ है, ना इनके पास पॉलिसी थी, ना ये इस काम करने की इनकी मानसिकता थी। अब हम नई सरकार की ओर से दिल्ली से बाहर से आने वाले व्हीकल जो दिल्ली की बाउंड्रीज में आते हैं उनके लिए भी एक नई पॉलिसी लाएंगे कि उनके लिए कौन सा पॉल्यूशन सर्टिफिकेट लागू होगा, उनको क्या क्या मायने होंगे, उन्हें क्या क्या करना होगा दिल्ली में आने से पहले, ताकि दिल्ली में आने वाला एक भी व्हीकल ऐसा ना हो जो दिल्ली को पॉल्यूशन देके जाए। इसकी पूरी योजना हम करेंगे। आपने बहुत सारे हमारे साथियों से सुना कि कैसे रजिस्ट्रेशन देने के लिए, कैसे पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के लिए धांधलेबाजियां हुई। ये अड्डा बन गया भ्रष्टाचार का। परंतु नई सरकार की ओर से एंड ऑफ व्हीकल के लिए जो रजिस्ट्रेशन है या रिन्यूअल के लिए या पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के लिए जितने भी पैरामीटर है उनको सख्ती से लागू किया जाएगा और थर्ड पार्टी ऑडिट भी कराई जाएगी ताकि कोई भी किसी भी तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो और हर तरीके से जेन्युइन सर्टिफिकेशन सारे के सारे हमारे व्हीकल्स को दिया जाए। इसके अलावा 500 नए कैमरे ट्रैफिक जंक्शंस पॉइंट पे लगाए जाएंगे, जो कि सरकार का, जिसमें हम 1 रुपया भी खर्च करवाने वाले नहीं है। पीपीपी मॉडल पे इसको लेके आएंगे। इसके लिए हमने एजेंसीज को इनवाइट भी कर लिया है और हमारे पास बिट भी आनी शुरू हो गई है कि ऐसे 500 कैमरा जब ट्रैफिक जंक्शंस में लगेंगे तो ना केवल हमें जो ऐसे व्हीकल ध्यान में आ जाएंगे जिनका कि टेन्योर पूरा हो चुका है, बल्कि ट्रैफिक के कारण वाले व्हीकल भी, पॉल्यूशन क्रिएटिंग व्हीकल्स भी और अन्य भी अनेक प्रकार की सुविधाएं हमारे इन व्हीकल्स, इन कैमरास के हमें पता चलेगी, जो इनडायरेक्टली डायरेक्टली इस पूरे के पूरे वायु पॉल्यूशन में मदद करने वाला है, इसको कम करने के लिए। ISBT, मैंने अपनी बजट स्पीच में भी कहा, ISBT जो हमारे हैं, जहाँ पे मेन अड्डा रहता है ट्रैफिक का, बसेस का, और बहुत ज़्यादा कंजेशन वहाँ हो जाता है, उनको हम आउटस्कर्ट्स में, दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में लेकर के जाएंगे ताकि जो सेंटर ऑफ द हार्ट है, जो दिल्ली का बिल्कुल मध्य एरिया है, वहाँ पे ट्रैफिक का जाम ना लगे और वहाँ पॉल्यूशन भी ना हो। इसके अलावा मेट्रो के 4th फेज के लिए, 5th फेज के लिए हमने अपने बजट में 3000 करोड़ रुपए रखे हैं, जो कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ओर लोगों को लेके जाएंगे और धीरे धीरे अपने प्राइवेट व्हीकल्स को जनता कम करे। और इस तरीके से पूरी योजना कि हम कैसे एयर पॉल्यूशन को कम करेंगे। लगे हाथ एयर पॉल्यूशन की दिशा में केवल व्हीकल एकमात्र कारण नहीं है, इसके अलावा जो डस्ट पार्टिकल इसका कारण रहते हैं उसके बारे में भी जरूर मैं लगे हाथ बताना चाहती हूँ कि ये जो डस्ट पार्टिकल जो एयर पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, इसमें हमें रोड डेवलपमेंट का समग्र विकास, कि जहाँ गड्ढे हैं उन गड्ढों को ठीक करना, जहाँ नहीं बनाने की आवश्यकता वहाँ नया करें, जो ब्राउन एरिया है, जो खुला एरिया है, मिट्टी वाला एरिया है, उसको भी हम कवर करें, चाहे पौधों से कवर करें या उस पर टाइल वर्क, सीमेंट वर्क, जो भी वहाँ पे रिक्वायर्ड है। इस तरीके से पूरी योजना बनाते हुए हमने अलग अलग हेड में बहुत अच्छे से इसकी योजना बना करके काम करने का प्रयास करेंगे। हम डस्ट पार्टिकल्स को कम करने के लिए आपको मैं ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि पिछली जो सरकार है
जो वाटर स्प्रिंकलर्स चलाती थी, सरकार नहीं चलाती थी, सरकार नहीं चलाती थी, सब कुछ एमसीडी के जिम्मे का रखा था। एमसीडी को सरकार कहती थी कि भाई हम आपको पैसा दे रहे हैं और आप वाटर स्प्रिंकलर्स, स्मोक गन्स ये सब चलाइए, पर सरकार ने दिया नहीं और एमसीडी ने किया नहीं। एक भी एंटी स्मोक गन एमसीडी के माध्यम से उस समय चली नहीं। वाटर स्प्रिंकलर्स जेई के स्टोर में खड़े रहे, परंतु उन्होंने कोई काम नहीं लिया, तो वायु प्रदूषण होना ही था। और वो भी साल के 2 महीने की योजना बनती थी, केवल सर्दी के वो 2 महीने, जैसे कि पॉल्यूशन उसी समय होता है। जबकि हम सब देख रहे हैं कि आज यदि गर्मी से पहले का मौसम है या 12 महीने पॉल्यूशन एक समस्या बना रहता है। आपका AQI हमेशा इस स्थिति में रहता है कि जिसको हर वक्त निगरानी करने की और उस पर काम करने की आवश्यकता है। हमारी सरकार ने ये योजना बनाई है कि हम 1000 वाटर स्प्रिंकलर मशीन्स, 1000 वाटर स्प्रिंकलर मशीन को लेंगे। 250 वार्ड, हर वार्ड पे लगभग 4 मशीनें हम देंगे और ये पूरा का पूरा काम दिल्ली सरकार स्वयं करेगी, अपने एजेंसीज के माध्यम से करेगी। हम किसी के भरोसे रहने वाले नहीं हैं, हम स्वयं ये सारी मशीनें चलाएंगे। और इसी तरीके से 70 विधानसभाओं पे 70 सिस्टम, जिसमें कि मैकेनिकल रोड स्वीपिंग इंटीग्रेटेड विद वाटर स्प्रिंकलर एंड स्मोक गन्स की एक ऐसी बड़ी मशीन जिसमें कि आपकी मैकेनिकल स्वीपिंग भी होगी, जिसमें आपका वाटर स्प्रिंकलर भी होगा और जो एंटी स्मोक गन भी उसी में जुड़ी होगी। ऐसी 70 मशीनों के साथ हमने पूरा प्रोजेक्ट बना के 300 करोड़ रुपए का फंड आपने इस बजट में रखा है, ताकि पूरा, और ये 2 महीने की योजना नहीं है अध्यक्ष जी, ये पूरा साल भर की योजना रहेगी जो कि सड़कों पे हमारी काम करेगी और दिखाई देगी। ये सारे के सारे हम एयर पोल्यूशन के तहत हमारी सरकार का पूरा एजेंडा जो हम करने वाले, बार बार कभी मीडिया कभी बाकी लोग पूछते हैं कि आप पोल्यूशन को कम करने के लिए क्या करेंगे, तो आज इस हाउस के माध्यम से मैं आपका पूरी सरकार का एक विजन, एक पूरा लेआउट प्लान आपके सामने ये चर्चा कर रही हूँ। इसके अलावा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो कि एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी, वेस्ट मैनेजमेंट, हर चीज़ का ध्यान रखेगा कि दिल्ली के हर कोने में कहाँ पे किस तरह की समस्या हमें दिखाई दे रही है और उसका समाधान। तो ऐसा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो आज तक की सरकारों ने कभी ध्यान नहीं दिया, उसको इस बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की ये सरकार अपने इस शासन में चलाएगी। एनवायरमेंट पैरामीटर मॉनिटरिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से इसको हम करने वाले हैं, जो अभी 40 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस लगे हुए हैं। इसके अलावा देखिए, वो जो मैंने खुद नक्शा मंगवा करके उसको जब देखा तो वो मैंने देखा कि बहुत ही कंजस्टेड एरिया में, और जो कि एक्चुअल आपका रियल टाइम वैल्यू नहीं दिखाता, आप ऐसी जगह पे वो स्टेशंस लगे हुए हैं और बहुत पुराने लगे हुए हैं, कोई 2010 के टाइम का, कोई कब। आज की परिस्थितियाँ बदल चुकी है। आज हो सकता है वहाँ पे उसके पास में कोई नई बिल्डिंग खड़ी हो गई, कोई नया पेड़ उगाया है, तो वो जो एयर क्वालिटी उसको दिखानी है, उसका मापदंड वो सही प्रकार से नहीं आ पा रहा। इसलिए हमने 6 नए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस और लगाने का फैसला लिया है, जिससे कि पूरी दिल्ली की मॉनिटरिंग, एक वायु गुणवत्ता जो है उसका असली पैमाना आ जाए और उसको हम अच्छे से स्टडी कर सके। इसके अलावा धूल का एक बहुत बड़ा कारण हमारा CND वेस्ट भी होता है। आज की डेट में CND वेस्ट प्रोसेसिंग का हमारे पास केवल 5000 टन का प्लांट है, जिसमें हम CND वेस्ट को प्रोसेस कर सकते हैं, पर वो भी नहीं हो पाता है, वो भी यूटिलाइजेशन नहीं है। ना वो CND वेस्ट सड़कों से उठता है, ना वहाँ जाता है, ना उसको प्रोसेस किया जाता है, सब कुछ कागजों में चल रहा है। परंतु आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस CND वेस्ट प्रोसेसिंग स्टेशंस को, इसकी हम जो कैपेसिटी है उसको और 1000 टन बढ़ा के 6000 तक लेके जाएंगे, और पूरी तरीके से सड़कों से वेस्ट उठे, वो मलबा उठे, स्टेशन तक पहुँचे, प्रोसेस हो, और उसमें से जो टाइल बने या जो सामान बन के निकले उसका पूरा उपयोग हो। इसकी क्लोज मॉनिटरिंग की जाएगी और उसको पूरी तरीके से वर्केबल किया जाएगा। ऐसे ही लैंडफिल साइट्स,
वर्षों तक पिछली सरकार केवल गाना गाती रही, कूड़े के पहाड़, कूड़े के पहाड़, कूड़े के पहाड़ के बाहर जाके फोटो खिंचवाते थे, फिर डालते थे, फिर कहते थे मैं खत्म कर दूंगा, 1 साल में खत्म कर दूंगा, 6 महीने में खत्म कर दूंगा, छड़ी घुमाऊंगा, हो जाएगा। केवल बातों से नहीं हो सकता अध्यक्ष जी, इसके लिए काम करना पड़ता है। और आप ध्यान कीजिए, मैं माननीय सदस्यों को भी बताना चाहती हूँ कि इन लैंडफिल साइट्स के ऊपर काम करने के लिए जो फंडिंग थी, हमेशा स्वच्छ भारत मिशन से 80% फंडिंग स्वच्छ भारत मिशन के तहत केंद्र सरकार के द्वारा की गई, तो भी इन्होंने काम नहीं किया। इनको खर्चे की चिंता नहीं थी, केवल काम करना था, वो भी इनके बस की नहीं थी, इन्होंने काम नहीं किया केवल। पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि टाइम बाउंड रिमूवल ऑफ दीज 3 लैंडफिल साइट्स विल हैपन। इसको हम करेंगे और लगातार इसके ऊपर हमारा हर 3 महीने में इसका कितना एरिया हमने और इसको कवर कर लिया, कितना हमने इसमें से मटेरियल उठा दिया है, इसको हम पूरी तरीके से ध्यान करेंगे। कंस्ट्रक्शन साइट जो डस्ट में एक बहुत बड़ा पार्टिकल रहता है, वो कंस्ट्रक्शन साइट पे भी पूरी तरीके से निगरानी रखते हुए वहाँ पे नियम कायदे कानूनों को लागू किया जाएगा। एक और चीज़ मैं इसमें जोड़ना चाहती हूँ, जैसे वेस्ट टू एनर्जी प्लांट हमारे चल रहे हैं, कूड़े का निष्पादन एनर्जी में कन्वर्ट करके किया जा रहा है, उसका भी पूरी तरीके से उसका यूटिलाइजेशन हो, उन प्लांट्स का ज़रूरत के अनुसार नया प्लांट खुले, उसकी भी हम चिंता करेंगे। और एक नया वेस्ट के ऊपर एक नया इको पार्क, जिसमें कि पूरे के पूरे शहर का वेस्ट प्रोसेस करने का काम दिल्ली सरकार करेगी, क्योंकि वो वेस्ट जो है दिल्ली में ऐसे कई जगह हैं, खासकर यमुना पार्क की तरफ वेस्ट के ऐसे ऐसे लोगों ने अड्डे बनाए हुए हैं जहां वो उसको जलाते हैं और उसका जो धुआं होता है वो सबसे खतरनाक होता है। ये वो साइट है एयर पोल्यूशन की जिसकी और कभी कोई काम नहीं हुआ। तो हमारे कार्यकाल में इको पार्क जो है ई वेस्ट को मैनेज करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए साइंटिफिक तरीकों से हम इस पूरे ई वेस्ट को मैनेज करेंगे, इसको ख़त्म करेंगे, और वो भी बिना एयर पॉल्यूशन के। ये इस सरकार का ध्येय है अध्यक्ष जी। मैं आज आपके समक्ष से, आपके माध्यम से पूरी जनता को, दिल्ली की जनता को बताना चाहती हूँ। ना केवल इतना, इसके अलावा तीसरा पॉजिटिव काम कि दिल्ली में हरित दिल्ली, ग्रीन दिल्ली, पौधे लगे। इससे पहले की सरकारें पौधे लगाती थी परंतु कागजों में। मैं आपको अपनी शालीमार बाग विधानसभा का बताती हूँ, पिछली सरकार की पिछली विधायक ने 8 करोड़ रुपए का टेंडर उठाया कि पौधे लगाएंगे सेंट्रल वर्जिस में। एक भी पौधा पूरे क्षेत्र में कहीं लगा नहीं, एक भी पौधा नहीं लगा। ऐसा हर जगह पूरी दिल्ली में हर जगह हुआ है कि कागजों पे पौधे लगे, उगे, पर जो फल निकला वो सरकार के ये लोग खा गए। कोई सरकार ने जो किया जनता को उसका 1% भी लाभ मिला नहीं। हमारी सरकार ने 70 लाख नए पौधे लगाने का काम करेंगे, ऐसा हमने प्रण किया है। और वो भी अकेले। देखिए, मैं ये मानती हूँ कि ये जो प्लांटेशन ड्राइव है, 70 लाख पौधे कोई सरकारी कर्मचारी अकेले नहीं लगा सकते, कोई सरकारें नहीं लगा सकती, जब तक कि आप उसमें समाज को इन्वॉल्व ना करें। और ये हम पूरी योजनाबद्ध तरीके से स्कूल स्टूडेंट्स को, इंस्टीट्यूशंस को, सामाजिक संस्थाओं को, सोसाइटी को, सबको इन्वॉल्व करते हुए हम ये 70 लाख पौधों का जो टारगेट है इसको अचीव करेंगे। दिल्ली में पौधे लगाएंगे और पर्यावरण रक्षक नाम से एक नई टीम, एक नए योद्धा खड़े करेंगे जो दिल्ली के पर्यावरण की रक्षा करने के लिए आगे आएंगे। और उनके लिए हम समय समय पे अलग अलग उनको सम्मानित करने के कार्यक्रम भी करेंगे, ताकि ये जो दिल्ली को स्वच्छ, सुंदर, पॉल्यूशन फ्री बनाने का जो टारगेट है वो केवल सरकारों का ध्येय नहीं है, केवल सरकारों का लक्ष्य नहीं है। ये दिल्ली, पूरी दिल्ली की इसमें इन्वॉल्वमेंट हो, पूरी दिल्ली इसमें शामिल हो, हर दिल्ली वासी का ये लक्ष्य हो। इस दिशा में हम काम करेंगे अध्यक्ष जी। ये केवल सीएजी की रिपोर्ट ने जो बताया वो हम सब ने सुना, हम सब ने देखा कितनी शर्मनाक तरीके से सरकारों ने इस पे काम किया। और शर्म की बात और ये भी है कि वो अपने कर्मों को देखना नहीं चाहते, रोज एक नया मुद्दा ले आएंगे जनता का ध्यान भटकाने के लिए। भाई, आप अपने घर की, आप पूरे इस हॉल की लाइट बंद करके बैठ जाइए, मोमबत्ती जला के, आपको कौन पूछ रहा है?
आप कभी कुछ बोल देते हैं, आप कभी कुछ बोल देते हैं। कौन कह सकता है? आपको कोई देखने वाला है कि जी आपका पावर कट हुआ? फोटो डाल दी मैडम ने मोमबत्ती लगा के। मेरा भी आज कैंडल लाइट डिनर करने का मन कर रहा है, मैं भी लगा लेती हूँ, मैं भी वो फोटो डाल दूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे घर में लाइट नहीं है। अब इसके ऊपर भी CAG रिपोर्ट बिठानी पड़ेगी कि मैडम ने ऐसा किया, क्या किया। तो ये बड़ी गलत तरीका है दिल्ली की जनता को गुमराह करने का। परंतु हमारी सरकार पॉजिटिव तरीके से, पॉजिटिव दिशा में काम करेगी, इसका मैं दिल्ली की जनता को और इस पूरे सदन को विश्वास दिलाती हूं। और अपनी बात को, अब देखो एक ट्रेंड शुरू हो गया है, आखिरी में एक शेर बोलना बहुत जरूरी है। अब तो मारवाड़ जी ने भी बोलना शुरू कर दिया है, तो बोलना ही पड़ेगा कि ये जो नए मंसूबे हैं, कि ये जो नए मंसूबे हैं, ये जो नई तामीरें हैं, जो हमने इतना बड़ा लेआउट प्लान बताया है, कि ये जो नए मंसूबे हैं, ये जो नई तामीरें हैं, आने वाली कल की कुछ धुंधली सी तस्वीरें हैं, आने वाली कल की कुछ धुंधली सी तस्वीरें हैं। हम ही रंग भरेंगे इनमें, हम ही रंग भरेंगे इनमें, हम ही इन्हें चमकाएंगे। नवयुग आप नहीं लाएगा, नवयुग आप नहीं आएगा, नवयुग को हम लाएंगे, नवयुग को हम लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय सदस्यगण, सदन ने वर्ष 2021 में समाप्त हुए वर्ष के लिए दिल्ली में वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण की रोकथाम और शमन के परफॉर्मेंस ऑडिट पर CAG की रिपोर्ट पर विस्तार से चर्चा की है। रिपोर्ट में दिल्ली की जनता से जुड़ी महत्वपूर्ण समस्या यानी प्रदूषण और विशेष रूप से वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर चर्चा की गई है। CAG ने यह सही कहा है कि वाहनों से होने वाला उत्सर्जन प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है जो दिल्ली में हुआ और इसे तत्कालीन दिल्ली सरकार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता था। सरल शब्दों में यह एक ऐसी समस्या थी जिसका समाधान पूरी तरह से तत्कालीन सरकार के दायरे में था। इसके बावजूद तत्कालीन दिल्ली सरकार इसे नियंत्रित करने में विफल रही। जैसा कि CAG ने सुझाव दिया है, शहरी परिवहन प्रणाली में सुधार, बुनियादी ढांचे में निवेश के माध्यम से परिवहन मोड में बदलाव, एनफोर्समेंट सिस्टम को मजबूत करना जैसी कई ऐसी रणनीतियां थी जिनका उपयोग वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने के लिए किया जा सकता था। रिपोर्ट में वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों में विभिन्न कमियों की ओर इशारा किया गया है। इनमें से कुछ इस प्रकार है। सरकार के पास वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली के लिए कोई प्रभावी तंत्र या बुनियादी डेटा तक नहीं था। सरकार ने सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में सुधार के लिए कोई कदम नहीं उठाया और बड़ी संख्या में DTC बसें सड़कों पर नहीं उतरी। बजट प्रावधान रखने के बावजूद मोनोरेल, लाइट रेल ट्रांजिट या इलेक्ट्रॉनिक ट्रॉली जैसे बसों जैसे सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के वैकल्पिक तरीकों को शुरू करने के लिए कोई पहल नहीं की गई। प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्रों में गंभीर अनियमितताएं थी। प्रदूषण जांच केंद्रों का कोई निरीक्षण नहीं किया गया। 18-19 में 64% वाहनों का फिटनेस चेक किया जाना था, लेकिन उन्होंने फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं लिया और 90% से अधिक फिटनेस टेस्ट केवल दृश्य निरीक्षण विजुअल इंस्पेक्शन के आधार पर किए गए, जिससे टेस्टिंग की प्रक्रिया व्यर्थ हो गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करते हुए अप्रैल 2020 में BS3 और BS4 वाहनों का पंजीकरण किया गया। 47.51 लाख जीवन समाप्ति वाले वाहनों में से जिनका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाना था, उनमें से वास्तव में केवल 2.98 लाख वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया। ऑड इवन ट्रकों पर प्रतिबंध, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की शुरुआत जैसे उपायों को ठीक तरह लागू नहीं किया गया। माननीय सदस्यगण, ऐसा लगता है कि विज्ञापनों और मीडिया में किए गए बेबुनियादी दावों के विपरीत तत्कालीन सरकार ने दिल्ली के लोगों को वाहनों से होने वाले प्रदूषण से बचाने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया, जिससे जानलेवा बीमारियों सहित गंभीर कठिनाइयां सामने आ रही हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, लोक से लेखा समिति को इस रिपोर्ट की गहन जांच करनी चाहिए और उन व्यक्तियों की पहचान करनी चाहिए जो अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहे। रिपोर्ट की सामग्री के अनुसार तत्कालीन सरकार की ओर से गंभीर खामियां की गई प्रतीत होती हैं। PAC
3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और सभी विभागों को सदन यह निर्देश देता है कि 1 महीने के भीतर अपने एक्शन टेकन नोट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है। अब माननीय इसमें हमारा ये अनुरोध है कि इसमें क्योंकि ये चर्चा अल्पकालिक चर्चा जिस पर कल सूर्य प्रकाश खत्री जी ने अपना वक्तव्य दिया था और 2 सदस्य इसमें और जिन्होंने इस नोटिस को दिया था, जिनमें श्री मोहन सिंह बिष्ट और श्री राजकुमार भाटिया, तो अब सदन के समक्ष है कि अगर 2 सदस्यों को बुलवा के और मंत्री जी उस पर अपनी टिप्पणी दे दें तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हाँ जी, क्या और कई दिनों से रही है इन्हीं विषयों पे, तो विषय तो सब आए हुए हैं और नहीं इसको देखिए, ऐसा ये पिछले सत्र में आया था जी, इस सत्र में भी रिकॉर्ड पे है। अभी इसको रिकॉर्ड से वाइंड अप करना चाहिए जी, जी। क्योंकि अब ले इसमें 2 मिनट आप अपनी बात कह के और आप 2 मिनट करके इस सब्जेक्ट को क्लोज कर देते हैं। ठीक है मंत्री जी, प्रवेश जी, माननीय ठीक रहेगा? ठीक है। सदन के अंतर्गत 1 अप्रैल को दिल्ली में पीने की पानी की कमी और जल भराव तथा सीवरेज के रुकावट और नालियों के संबंध में चर्चा प्रारंभ करने के लिए आपसे अनुरोध किया था। अध्यक्ष महोदय, ये सत्य है कि दिल्ली के अंतर्गत पीने की पानी की गंभीर समस्या ये आने वाले दिनों के अंतर्गत एक विकराल रूप ले सकती है। अध्यक्ष महोदय, सत्यता तो ये है, दिल्ली के पास न तो अपनी कोई नदी है, न कोई पानी के स्रोत हैं, न दिल्ली को पड़ोसी राज्यों पर निर्भर होना पड़ता है तब दिल्ली को पीने का पानी मिलता है। अध्यक्ष महोदय, ये भी सत्य है कि दिल्ली के लिए यदि पानी की किसी ने चिंता की थी तो मेरी सरकार 1993 के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उस समय में इसकी चिंता की गई। चिंता ही नहीं, दिल्ली को किस प्रकार से पीने का पानी मिले, दिल्ली के लोगों का गला कैसे जो सूख रहा था उनको स्वच्छ गंगा जल मिले, ये मेरी पार्टी ने किया था। अध्यक्ष महोदय, ये भी सत्य है कि दिल्ली जैसी महानगरी जिसका अपना पानी ना हो, जिनके अपने संसाधन दूसरे प्रदेशों से पानी लेकर के आना हो, हमें दूसरे पे डिपेंड रहने पे के लिए अपने यहाँ भले इस क्षेत्र के अंतर्गत भागीरथी ट्रीटमेंट प्लांट, अध्यक्ष महोदय, ये जब मेरी सरकार थी तो भागीरथी ट्रीटमेंट प्लांट में 80 MGD पानी ट्रीट किया जाता था। इसी सदन के अंदर जब कांग्रेस की सरकार थी और पानी वेस्टेज हो रहा था, हमने उस समय में एक बात कही थी, हमने कहा साहब इसका पूरा पानी वेस्टेज हो रहा है, इस पानी को एक्स्ट्रा और ट्रीट किया जाए जिससे दिल्ली के लोगों के प्यास की समस्या का समाधान हो। अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, इसी सदन के अंदर जब मेरी सरकार थी, हमारी सरकार ने योजना बनाई थी
उत्तर प्रदेश के साथ समझौता हुआ। समझौता होने के बाद हमारे यहाँ पे गंग नहर के माध्यम से 140 एमजीडी पानी का लाने का काम किसी ने किया, तो उस समय की तत्कालीन सरकार भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हुआ। अध्यक्ष महोदय, हम इसी सदन के सदस्य जो हमारे उस समय में और अब पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय साहिब सिंह वर्मा जी द्वारा इसी क्षेत्र के अंतर्गत आपने देखा होगा कि हरियाणा से पानी ला करके जो दिल्ली के दूसरे शहर के अंदर ये मुनक नहर से पानी लाने का काम किसी ने किया, ये भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हुआ। इसकी प्लानिंग बनाई गई। अध्यक्ष महोदय, ये प्लानिंग बनाने की देन सिर्फ थी भारतीय जनता पार्टी की। हरियाणा से पानी, पंजाब से पानी, हिमाचल से पानी, ये इस प्रकार से लाया गया। अध्यक्ष महोदय, वर्तमान स्थिति क्या है कि दिल्ली को 1300 एमजीडी के आसपास पीने का पानी चाहिए, लेकिन आज सप्लाई जो सिर्फ हो रही है ये 990 एमजीडी। अध्यक्ष महोदय, यहाँ पे बराबर में वो सरकार बैठी थी जिन्होंने पानी के नाम से घोटाला किया, और घोटाला ने ही दिल्ली के लोगों को प्यासा रहने के लिए मजबूर किया। अध्यक्ष महोदय, मैं पिछले दिनों के अंदर बार बार कहता था, और मुझे जो समय याद था कि 2017 के अंतर्गत इस दिल्ली की प्यास बुझाने के लिए हमारे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से एक करार हुआ था। वो करार का एक वो था कि हम दिल्ली को हम 150 एमजीडी पानी देंगे, और 150 एमजीडी पानी का जो स्कीम थी, जिस सरकार ने पिछले वर्षों के अंतर्गत जो इस दिल्ली की भलाई के लिए, क्या हो गया, शॉर्ट कर लो थोड़ा, शॉर्ट के मैं वैसे ही बैठ जाऊंगा यार। नहीं, ये चर्चा होनी चाहिए बॉस। सुनिए, ये हमारी सरकार पे आएगा, जब खामियां इनकी थी, एक दिन खामियां उनकी थी। सर, हमने भी तो सुना है ना, ये जो वास्तविक चीज है ये जनता के प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए। अरे भाई, 150 एमजीडी पानी जिसके लिए करार हुआ, मुनक नहर की तरह एक नहर बनानी थी, उस सरकार ने वो मुनक नहर की तरह वो नहर तो बनाई नहीं। उनकी सिर्फ एक डिमांड थी कि उत्तर प्रदेश सरकार की जितने भी आपके दिल्ली के अंतर्गत नाले हैं, उन नालों में ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिया जाए, वो पानी हमारे खेत और खलियानों को दिया जाए, तो वहां के खेत और खलियान सूखे नहीं रहेंगे। दिल्ली के लोगों को 150 एमजीडी पानी मिल करके दिल्ली की प्यास बुझाई जा सकती है। और अध्यक्ष महोदय, मैं ही नहीं कह रहा हूं, ये पिछले दिनों के अंदर एक पेपर के अंदर इसमें एक इस प्रकार का आया था, उसमें साफ तौर पे कहा गया योजना बनी, लेकिन आम पार्टी की सरकार द्वारा उस समस्याओं के समाधान को दूर रख दिया गया। अध्यक्ष महोदय, आज आप देख रहे होंगे दिल्ली की हालत। दिल्ली में यदि हम देखते हैं तो पानी से लोग किस प्रकार से त्राही त्राही कर रहे हैं, ये आप हम सब जानते हैं। एक ऐसी सरकार बैठी, करोड़ों रुपए का बजट समरसिबल के नाम से, बोरिंग के नाम से, पैसे की तो बर्बादी की गई। जो स्कीम बननी थी उस स्कीम को लागू नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, आज यदि हम पानी की समस्याओं को देखें, अध्यक्ष महोदय, ये चीजें मैं धन्यवाद करता हूं सूर्य प्रकाश खत्री का, जो इस प्रकार की बात को लेकर के दिल्ली के लोगों को जो जगाने का काम किया। गलती पिछली सरकारों की भुगतेंगे हम,
तो इस प्रकार का अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, जो भी बड़ी बड़ी पाइपलाइन आ रही हैं वो बहुत लीकेज है। यदि उस लीकेज को ठीक कर दिया जाए तो दिल्ली का पानी जो बर्बाद हो रहा था उससे वो बच सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं सीधा से अपनी बात को जल्दी खत्म कर दूंगा, शायद आपको भी लग रहा होगा, क्योंकि वो टाइम भी हम भी देखते। सर, हमने तो बहुत अब तब से लेके टाइम देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। सर, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, ये दिल्ली एक ऐसी दिल्ली बन गई है, इसमें हमारे मंत्री जी ने, जल मंत्री जी ने जिस प्रकार के प्रश्न के उत्तर में कहा, जहां बीजेपी के एमएलए हैं उनके पानी को काट दिया, उनमें कमी कर दी जाती। उस दिन प्रश्न के उत्तर में जब विपक्ष के लोग चिल्ला रहे थे, अध्यक्ष महोदय, मेरी विधानसभा जहां से मैं अब चुनाव लड़ा हूं, यहाँ 30 MGD पीने की पानी की आवश्यकता है, लेकिन मिलता कितना है? सिर्फ 5 MGD। इसी तरह से दिल्ली के अन्य क्षेत्रों के अंतर्गत भी इसी प्रकार की हो। अध्यक्ष महोदय, पीने के पानी के बाद सीवर लाइन, आज आप देख रहे होंगे सीवर के जितने ट्रीटमेंट प्लांट है, ये प्लांटों का पानी सीवर में पूरी तरह से जाम पड़े हैं और पानी सड़कों के ऊपर आ रहा है। संपूर्ण दिल्ली में गाद की सफाई न होने के कारण चौड़े चौड़े नाले ओवरफ्लो हो रहे हैं। दिल्ली में नालों की समस्या ये बनी पड़ी है। अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, अनेक इस प्रकार के बहुत सी चीजों का हम इस जो ये प्रस्ताव लेकर के आए थे उन पर हम चर्चा करना चाहते थे, लेकिन समय की कमी के कारण निश्चित रूप से मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे ये उठाने का मौका दिया, मैं आपका आभार जताता हूं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इस ऐसी चीजों पे हम सरकार के पार्ट हैं, अंग हैं, और सरकार कोई अकेले नहीं है। हम इनकी नाक, आंख, कान, ये सदस्य जो क्षेत्र के अंदर रहता है उनको बताने का प्रयास करता है, जिससे सरकार की आने वाले दिनों के उनको कोई परेशानी न हो। तो इस पर चर्चा में कभी इसको इतना शॉर्ट मत लिए, लाइट में बदलिए। यदि मेंबर इतनी तैयारी करके आता हो तो निश्चित रूप से आपने मुझे बोलने का समय दिया। बिजली की तैयारी इतनी जबरदस्त है, मैं देख रहा हूँ सारे पेपर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी नमस्कार। तैयारी से आए। इससे पहले कि मैं अंतिम वक्ता श्री माननीय सदस्य श्री राजकुमार भाटिया जी को बुलवाऊं, मैं सदन की सहमति से सदन का समय 15 मिनट इसको हम बढ़ाते हैं। श्री राजकुमार भाटिया जी। कोई नहीं, आज इसको यहीं पे धन्यवाद लगा लेना। धन्यवाद अध्यक्ष जी। दिल्ली में जल अभाव, जल भराव और सीवर ब्लॉकेज को लेकर नियम 55 के तहत इस चर्चा में भाग लेने का आपने मुझे अवसर दिया। मान्यवर, हमने 24 तारीख को शपथ ली थी, 28 तारीख को सदन में इस नियम के तहत हमने चर्चा के लिए शॉर्ट नोटिस समय मांगा था, और आज 2 तारीख है। तिथि बदल गई है लेकिन साथ में स्थिति भी बदली है। 1 महीने के अंदर अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में हमारे साथी मंत्री श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी ने जो एक्शन प्लान बनाया है, उससे तिथि बदलने के साथ साथ स्थिति भी बदली है। मैं इनको बधाई देता हूँ। उस समय इस समस्या के प्रति मेरी जो दृष्टि थी और आज के दृष्टिकोण में काफ़ी फर्क आया है। माननीय मंत्री महोदय जी की कार्य योजना से दिल्ली के लोगों में आस और विश्वास जागी है कि इस बारी दिल्ली प्यासी नहीं रहेगी और दिल्ली में जल भराव भी नहीं होगा। मैं इनको बधाई देता हूँ। मान्यवर, अभी भी ड्रिंकिंग वाटर लाइंस में कई जगह, खासकर छोटी लाइनों में जंग लगा हुआ है, जिसके कारण गंदे पानी की सप्लाई हो रही है। पिछली सरकार कहा करती थी कि हम बिजली पानी फ्री में देंगे,
कुछ भी फ्री में नहीं था, फ्री के नाम पर एक धोखा था और उस धोखे को जनता ने पहचाना है। मान्यवर, मैं सदन को बताना चाहूंगा कि जिस घर में 200-400-500 रुपए का बिल जाया करता था और उसका बिल फ्री कर दिया गया, उस घर में 2 बोतल पानी रोज खरीद कर पीना पड़ता है। 30 रुपए की एक बोतल, 2 बोतल पानी की कीमत 60 रुपए और एक महीने में 1800 रुपए का पानी झुग्गी और छोटे मकानों में आज भी खरीद कर पिया जा रहा है, क्योंकि नल से जल ये सरकार जो पिछली गई है वो पीकर इसको खत्म करके गई है। आज कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं है कि नल में जल आ रहा हो, और अगर कहीं नल में जल आ रहा है तो जितने फ्लोर बन गए हैं, जितने छोटे मकानों के ऊपर मंजिलें बन गई हैं, वहाँ बिना मोटर के पानी नहीं जाता, और बिना जब मोटर चलती है तो 200 यूनिट फ्री बिजली का धोखा भी एकदम साथ के साथ खत्म हो जाता है। उन्होंने कुछ फ्री में नहीं दिया, दिया तो केवल रोग दिया तो केवल वायु प्रदूषण दिया। और आज सीवर की समस्या, कहीं भी कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी नहीं है जिसमें सीवर की समस्या ना हो। छोटी छोटी गलियों में, बड़ी सड़कों पर, बड़े नालों में ब्लॉकेज पूरी तरह से है। मुझे तो लगता है किसी षड्यंत्र के तहत उन्होंने जहां जहां भी पुलिया बनाई, जहां जहां भी नाले बनाए, उसमें एक एक स्लैब डाल के कहीं ना कहीं उसे रोक दिया जाए, ताकि दिल्ली की जनता सदैव जल भराव से परेशान रहे। अनेक स्थानों पर लेवल की समस्या है, छोटे नाले और बड़े लेवल के नाले के लेवल में एक असमानता है। मंत्री महोदय से मैं अनुरोध करूंगा कि अलग अलग डिपार्टमेंट, भले वो MCDO, PWDO, DUCIVO, जहां जहां भी नाले को देखने वाली एजेंसी है, इन नालों के लेवल को चेक कराया जाना चाहिए। छोटे नाले ऊपर है, बड़े नाले, छोटे नाले नीचे और बड़े नाले ऊपर है। पानी जाता नहीं है, बैक मारता है, घरों में पानी भर जाता है। और दिल्ली में टोटल, पूरी दिल्ली में, चाहे वो पोश कॉलोनी है, चाहे झुग्गी कॉलोनी है, चाहे रिहेबिलिटेशन कॉलोनी है, उनके आउटगोइंग लेवल के कारण वहां जल भराव सामान्य सी समस्या हो चुकी है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय, आपने जिस प्रकार से मशीनरी अनाउंसमेंट किया है, आपने जिस हिसाब से PWD के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, मैंने तो पहले ही कहा कि आपके दृष्टिकोण से मेरा भी दृष्टिकोण बदला है। लेकिन एक इंग्लिश के कवि फ्रॉस्ट की एक कविता है कि वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट माइल्स टू गो बिफोर वी स्लीप। हमें एक लंबी यात्रा तय करनी है। जब आपका और मुख्यमंत्री जी का दौरा मेरी विधानसभा में था, माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूंगा कि एक पिट बना हुआ था PWD का, जिसमें पानी गुजरता था, कूड़ा जमा हुआ था। तो मैंने एक बच्चे को कहा कि इसमें बांस मारकर देखिए कितना गहरा है। वो बांस डालते डालते बच्चा उसमें गिर गया। मुझे लगता था कि वो डूब जाएगा, लेकिन वो डूबा नहीं, उसी की तह पर रह गया। वो उसका जो सिल्ट था इतना जमा हुआ था, पिछले 10 सालों में कभी वो सिल्ट साफ नहीं हुआ था, और वो बच्चा सुरक्षित उस पर, जैसे कृष्ण कन्हैया यमुना में घूम रहे थे, वैसे घूमता हुआ नजर आया। ये पिछली सरकार की नाकामी है। उसके बाद माननीय मंत्री महोदय जी के निर्देश पे जब PWD के अधिकारियों ने नालों की सफाई करनी शुरू करी, तो 18-18 फुट गाद एक एक नाले से गुजरी। और जब मैंने अफसरान से पूछा कि पिछली बारी इसकी सफाई कब हुई थी, तो उन्होंने दबी जबान में बताया कि पिछले 10 सालों में मुझे विधायक ने एक बारी भी नहीं कहा कि इस नाले की आप सफाई कर दीजिए। कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ होगा, कितनी बड़ी फाइनेंशियल एनोमलीज हुई होंगी, कैसे कैसे दिल्ली को ठगा गया होगा। और ये एक नाले की नहीं, अनेक नालों की समस्या है। और आज दिल्ली में जब JCB चलती है, माननीय मंत्री महोदय के निर्देश पर जब सुपर सेक्टर जाते हैं या अन्य मशीनें जाती हैं, तो जनता हमारी तरफ हैरानी से देखती है कि ये डायनासोर आप कहाँ से लाए हैं। ये मशीनें पिछले 10 साल में हमने कभी नहीं देखी थी। माननीय मंत्री महोदय, इस तरफ जरूर ध्यान देते रहिए, क्योंकि दिल्ली आपकी तरफ आस और विश्वास से देख रही है। दिल्ली ने हमें वोट किया है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों के कारण तो किया ही है, लेकिन उसके साथ साथ दिल्ली चाहती थी कि सीवर की समस्या से और पानी की समस्या से दिल्ली मुक्त हो जाए। दिल्ली ने ये जो भ्रष्टाचार की जो बर्फ जमी हुई थी, इसको पिघालने का काम हमारी सरकार को दिया है, और निश्चित रूप से हम सब मिलकर इस पर काम करेंगे। इस विषय के एक एक बिंदु पर जितनी चर्चा हुई है, इस चर्चा का समय बिल्कुल कम है, क्योंकि अन्य सदस्यों को भी मौका मिलना चाहिए। हर एक का दर्द एक सा है, हर एक के यहाँ अलग अलग कोण है, अलग अलग कोने हैं जिसमें जल भराव होता है। बड़े नालों में
फ्लड एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट के जो विभाग के जो बड़े नाले हैं उनकी समस्या भी बिल्कुल इसी प्रकार से है। कहीं से पानी का बहाव आपको नजर नहीं आता, और दिल्ली में जल भराव तभी रुकेगा जब नालों में पानी का बहाव आना नजर आ जाएगा। जब सिल्ट के स्थान पर पानी नजर आएगा तभी दिल्ली जल भराव से मुक्त होगी। मैं आपसे इसी विश्वास के साथ इस चर्चा को, अपनी वाणी को विराम दूंगा कि आने वाले समय में भी 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, ये समस्या को खत्म होने में कई साल लगेंगे और हमें निरंतर इस पर काम करना होगा। 1 पॉइंट एजेंडा बनाकर दिल्ली को साफ सुथरा रखना होगा। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अब माननीय मंत्री श्री प्रवेश साहिब सिंह जी चर्चा का उत्तर देंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, जब पहली सरकार के अपना बनने के बाद में जब पहला सत्र हुआ तो उसी में जब आपने देखा कि सारे सदस्यों की सबसे ज़्यादा चिंता पानी और सीवर को लेके, तो आपने शॉर्ट डिस्कशन के लिए हाँ किया। और मैं माननीय हमारे सदस्य सूर्य प्रकाश खत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इसको लगाया, और बहुत सारे सदस्यों ने इसमें भाग लिया। मैं समझता हूं कि हमारे सदस्यों की अगर, जी भाई साहब, मैं समझता हूं अगर पानी और सीवर की समस्या, अगर इसका समाधान निकल जाता है तो हमारे विधानसभाओं की आधी से ज़्यादा समस्या का समाधान निकल जाएगा। हमने देखा कि पिछले की सरकारों में, क्योंकि मैं ज़्यादा सरकारों के बारे में, जो पीछे की सरकार रही उसकी मैं ज़्यादा बुराई इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि मैं हमेशा विश्वास करता हूँ कि हमें आगे की तरफ में देखना चाहिए, आगे हम क्या कर रहे हैं। पीछे की सरकार पैसा भी खर्च कर रही थी, वो पैसा खर्च कहाँ हो रहा था ये नहीं मालूम। इंजीनियर कहते थे कि लाइन चेंज हो रही है। पीछे जब मैं सारे विधायक सदस्यों से मिल रहा था, एक शायद देवली के हमारे सदस्य, जब मैं उनके साथ में बैठा हुआ था अधिकारियों के साथ में, और वहाँ पे अधिकारियों ने बताया कि 4 साल पहले 7 करोड़ रुपए की एक वहाँ पे पाइपलाइन डाली गई और जो आज तक भी वहाँ पे कमीशन नहीं हुआ। तो 7 करोड़ रुपए की पाइपलाइन डाली, जब उसमें पानी छोड़ा गया तो देखा कि बहुत सारी जगह पे लीकेज उसमें निकल के आया। तो आज तक वो 4 साल में 7 करोड़ रुपए खर्च हुआ, वहाँ पे लाइन डाली गई संगम विहार में, मगर वहाँ पे पानी आज तक उसका कमीशन नहीं हुआ। और जब मैंने अधिकारियों से पूछा कि अब उसको खर्च करने में, अब उसको शुरू करने में कितना खर्चा आएगा, तो बोले 5 करोड़ रुपए और खर्चा आएगा। मैंने अधिकारियों को बोला कि जो भी उस समय का बिल्डर रहा होगा उसकी पेमेंट, अगर कोई और भी काम चल रहे तो उसको रुकवाइए। तो हम ये सारे काम तो कर रहे हैं, मगर मैं साथ में हमारे अधिकतर सदस्यों के साथ में, अभी तक अधिकारियों के साथ में बैठा हूं। मैं एक बात के लिए बधाई देना चाहता हूं अध्यक्ष जी कि हमारे सदस्य बहुत सारे पहली बार के विधायक हैं, मगर केवल 15 दिन में ही सारे चीफ इंजीनियर बन चुके हैं। क्योंकि जब वो मेरे पास में आते हैं, हमारे अधिकारियों को इतना नहीं पता होता जितना सदस्यों को पता होता है। कौन से डाया की लाइन डालनी है, कौन से डाया की पाइप डालनी है, कितनी चौड़ी डालनी है, कहाँ पे डिफेक्ट है, कहाँ पे लीकेज है, इनको एक एक क्षेत्र की, एक एक गली की जिम्मेदारी सारी नॉलेज हो चुकी है। तो वो अधिकारी भी सोचते हैं कि इतना कैसे 15 दिन में मालूम पड़ा। 15 दिन में सारे सदस्यों को इसलिए मालूम पड़ा कि ये रोज सुबह 2-2, 3-3 घंटा जनता से जूझते, जनता के साथ में बैठते हैं, गलियों का दौरा कर रहे हैं, गलियों में उतर रहे हैं, और जब ये गलियों में जा रहे हैं, मौके पर जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इनके अंदर में काम करने की नीयत है, ये काम करना चाहते हैं, केवल अपना होर्डिंग प्रचार नहीं, ये काम को करना चाहते हैं। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि समस्या पूरे दिल्ली की है, और मैं ये भी सोचता हूँ कि भारत की राजधानी है, सारे बड़े बड़े लोग यहीं रहते हैं, यहाँ पे एम्बेसी भी है, राष्ट्रपति भवन भी है, प्रधानमंत्री भवन भी है। उसके बाद भी 21वीं सदी में हम आज यहाँ पे पानी, बिजली, केवल पानी और सीवर की चिंता कर रहे हैं कि पानी और सीवर, और जब मैंने कहा आधी से ज़्यादा समस्या खत्म हो जाएंगी तो सारे सदस्य इतने खुश हुए कि ये काम हो गया तो 80% समस्या आपकी खत्म हो जाएंगी। तो ये बहुत ही कमाल की बात है अध्यक्ष जी। मगर
हमारी सरकार के पास में हमारी मुख्यमंत्री साहिबा ने कहा, ये वाले बजट में कहा कि हमारी सरकार के पास में नीयत भी है, हमारी सरकार के पास में पैसा भी है, हमारी सरकार के पास में मोदी जी जैसा नेतृत्व भी है, हमारी सरकार के पास में डबल इंजन की सरकार भी है। ये इतने सारे अधिकारी, हमें इन्हीं से काम लेना है, इन्हीं के साथ ही चलना है। तो अभी अगर मैं बात करूं पानी की, तो पानी में हमने देखा कि बहुत सारी दिल्ली में लाइनें हैं जो 40-50 साल पुरानी डली हुई हैं, बहुत सारी हैं जो 70-80 साल भी पुरानी डली हुई हैं। वो सारी लाइनों को चेंज करना है। मगर इसी के साथ में बहुत ही हैरानी वाली बात मैं आपको बताता हूँ, जो मुझे अधिकारियों ने, जल बोर्ड ने कहा कि पीछे की सरकार में पीछे के 2 साल अगर मैं उठाऊं, क्योंकि उससे पहले तो वो बोलते कोविड आ गया था, हम कोई काम नहीं कर पाए, मैं पिछले के 2 साल ही उठाकर बोलूं तो 2 साल में उन्होंने कहा कि पीछे की सरकार ने एक भी पाइपलाइन, चाहे पानी की हो चाहे सीवर की हो, एक भी पाइपलाइन चेंज करने का प्रोजेक्ट में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का काम नहीं किया। यानी 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का कोई भी प्रोजेक्ट का काम नहीं किया। इसका मतलब केवल फायर फाइटिंग, कहीं पे लीकेज की शिकायत हो गई उसको ठीक कर दिया वहां पे, मगर इनकी कोई एक्शन प्लान नहीं था, कोई मास्टर प्लान नहीं था। हमारी सरकार आज जो फायर फाइटिंग होगा वो भी करेगी और एक्शन प्लान भी बनाएगी। आगे 50 साल 100 साल हमारी दिल्ली की आबादी जो आज कोई जो है 2.5 करोड़ है, कल को वो 3 करोड़ होती है, 3.5 करोड़ होती है, तो पूरा एक कंप्रिहेंसिव मास्टर प्लान बनाकर पानी और सीवेज का उसके ऊपर में काम करना शुरू करेगी। पानी बहुत गंदा आता है, पानी की लाइनें मिक्स हो जाती हैं क्योंकि पानी पुरानी, सारी लाइनें पुरानी हो गई, उनको चेंज करने की आवश्यकता है। दूसरा, मैंने अध्यक्ष जी देखा कि वाटर मैनेजमेंट ठीक नहीं। पहले जैसे मैंने कहा था कि जो हमारे विपक्ष के लोग थे, सदस्य थे, वो भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य थे उनके क्षेत्र की जो पानी होता था वो अपने क्षेत्र में ले जाते थे। तो मैंने देखा कि कोई विधानसभा है जिसमें 2 लाख की जनसंख्या है, वहाँ पे जो है पानी की डिमांड है 12 MGD, मगर वहाँ पे हम केवल 9 MGD सप्लाई करते हैं। फिर मैंने देखा कि कोई विधानसभा जहाँ पे 2.5 लाख की जनसंख्या है, जहाँ पे 15 MGD की डिमांड है, वहाँ पर भी 9 MGD सप्लाई होता है। तो पूरे दिल्ली में, चाहे वो पोर्च कॉलोनी हो, चाहे गांव हो, चाहे कोई पिछड़ा हुआ इलाका है, चाहे कोई, सब जगह में वाटर सप्लाई जनसंख्या को देखकर उसके समान रूप से बांटा जाएगा, ऐसा मैं आपको कहना चाहता हूँ। मैं आज सुबह सुबह अध्यक्ष जी दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर गया, जिसको हम वरुणालय के नाम से जानते हैं। जब मैं वहाँ पर गया तो मैंने देखा कि अधिकारी आ रहे थे, जा रहे थे, कोई वहाँ पे अटेंडेंस का कोई सिस्टम नहीं था, बायोमेट्रिक सिस्टम नहीं था। तो मैंने अधिकारियों को बोला कि 15 दिन में यहाँ पे बायोमेट्रिक सिस्टम लगे और दिल्ली जल बोर्ड के जितने भी आपकी विधानसभा में दफ्तर हैं, सभी जगह पर अटेंडेंस होगा, कौन इंजीनियर आ रहा है, कौन जा रहा है, कैसे आ रहा है, ये सब हम उसको सुनिश्चित करेंगे। उसी के साथ में हमारा ये भी दावा है कि हम दिल्ली को टैंकर फ्री करेंगे, मगर जब तक टैंकर फ्री नहीं होता है तब तक हमको जो टैंकर से हम जो जल आपूर्ति कर रहे हैं उसको भी हमको करना पड़ेगा। पहले टैंकर में GPS सिस्टम ही नहीं था, कोई टैंकर 8 ट्रिप लगा रहा है, 9 ट्रिप लगा रहा है, उसको पेमेंट मिल रही है, मगर वो लगा रहा है नहीं लगा रहा ये मालूम नहीं है। वो आता था फिलिंग स्टेशन में, अपना सारा टैंक भरता था, उसके बाद में कहाँ जाता था, कौन से रेस्टोरेंट में बेच देता था, कौन से होटल में बेच देता था, पानी को ना पब्लिक को मिल रहा था और अपनी जेब भरने का और अपने नेताओं की जेब भरने का काम कर रहा था। हमने उसमें GPS सिस्टम भी लगाने का काम किया। हमारी मुख्यमंत्री जी ने कहा मुझे कमांड सेंटर चाहिए जहाँ पे मैं हर चीज़ को देख सकूँ। तो आज मैं कमांड सेंटर को देखने गया, जो हमने अभी वरुणालय में बना दिया है। 1-2 दिन में मुख्यमंत्री जी उसका उद्घाटन करेंगी, जिसमें एक एक एक्टिविटी को, पानी कहाँ जा रहा है, कितना जा रहा है, कहाँ पहुँचा नहीं पहुँचा, उसको हम उसमें देख पाएंगे। तो दिल्ली जल बोर्ड की सारी एक्टिविटी, मेरे सारे विभाग जो PWD है, INDFC है, सारे विभाग, हम सारे विभाग को IT डैशबोर्ड के साथ में जोड़ेंगे। आज कितना सिल्ट उठा, कितना गया, कितना डंप यार्ड में गया, कितना टैंकर चला, कितनी डिक्की मशीन चली, कितनी बोलेरो मशीन चली, ये सारे काम हम अपना IT डैशबोर्ड में देखेंगे और एक एक चीज़ को मॉनिटर करेंगे, उसकी क्वालिटी को मॉनिटर करेंगे।
अध्यक्ष जी, दिल्ली में कोई 1260 MGD 1250 MGD की डिमांड है, मगर केवल हमको 990 MGD पानी आज की डेट में मिलता है। उसमें से 864 MGD पानी हमारा जो हम अपना दूसरे राज्यों से लेते हैं सरफेस, और 126 MGD हम जो ग्राउंड वाटर से लेते हैं। तो ये वाली गर्मी को देखते हुए अभी दिल्ली में जहाँ पर भी पानी का लेवल ऊंचा हो गया है, जहाँ पे क्वालिटी अच्छी है, मीठा पानी है, हमने 239 नए ट्यूबवेल लगाने के लिए बोला है, जो कि अगले 3 महीने में 239 नए ट्यूबवेल लग जाएंगे। उसमें से 96 ट्यूबवेल मई में चालू हो जाएंगे, 88 ट्यूबवेल जून में चालू हो जाएंगे और 55 जुलाई में चालू हो जाएंगे। उसके अलावा भी जो भी विधायक की हमारे पास में कहीं से डिमांड आती है, उसको और ट्यूबवेल चाहिए जहाँ पानी की क्वालिटी अच्छी होगी, वहाँ पे और भी आपको ट्यूबवेल देंगे, मगर दिल्ली की जनता को पूरा पानी देंगे। इसी के साथ ही अध्यक्ष जी, हमारे पास में जो अपना टैंकर है, गर्मियों में उनकी संख्या भी बढ़ जाती है, मगर 160 टैंकर जो दिल्ली जल बोर्ड की प्रॉपर्टी है उसको भी चालू कर रहे हैं। उसके लिए भी हमने क्रेन का टेंडर कर दिया है। 160 टैंकर और एडिशनल हम उसको दे देंगे। तो टोटल अभी तक 901 टैंकर चल रहे हैं, उसको बढ़ाकर 1327 करेंगे। मगर ये सारा टैंकर केवल टेम्परेरी व्यवस्था है, क्योंकि अभी हमारी सरकार बनी है। धीरे धीरे टैंकर को, और मैं ये भी कहना चाहता हूँ आज कि हमारे पास में पानी पर्याप्त है। हमें कई राज्यों से बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है। हमको केवल अपनी कमियों को रोकना है, लीकेज को रोकना है। जहाँ पर कहीं चोरी हो रही है, लीकेज आ रही है, मतलब पहले हम अपना सिस्टम ठीक करें, फिर उसके बाद में दूसरे राज्यों के पास जाएं। अभी हम अपना सिस्टम को ठीक करने में लगे हैं। इसके साथ ही जो हमारे जो कैनाल हैं, चाहे वो DSB है, चाहे वो CLC है, इस बार के बजट में उनको भी लाइन करने का हमें पैसा मिला है, और इसको लाइन करने से 30% तक का हमारा पानी का वेस्टेज हमारा बच जाएगा। उससे हमारा पानी और बढ़ जाएगा। इसी के साथ ही अगर मैं सीवर की बात करूं, तो माननीय सदस्यों की डिमांड आ रही थी कि सुपर सकर मशीन चाहिए। तो 32 हमारी नई सुपर सकर मशीन आ गई हैं। 30 का और टेंडर कर रहे हैं। हर विधानसभा में एक सुपर सकर मशीन हो, और अगले 4 महीने में मॉनसून से पहले सारे बड़े नाले, सारे ट्रंक सीवर, सारे बड़े नाले सबको डीसिल्ट करने का काम हम लोग करेंगे। हमारे पास में छोटी मशीनें भी बहुत हैं, मगर जब मैं हमारे सदस्यों के साथ में राउंड पर गया तो देखा कि सीवेज की लाइनें भरी पड़ी हैं। 10-10 साल से डीसिल्ट नहीं हुआ था। सारी मशीनों की पेमेंट दिल्ली जल बोर्ड से हो रही है, पैसा जा रहा है, मशीन है, मगर उनकी डीसिल्टिंग नहीं हो रही है। तो उसके लिए भी हमने कड़ी चेतावनी के साथ में उनके ऊपर में भी GPS सिस्टम लगाने के लिए बोला है। सारे टैंकर्स में हम उसमें सेंसर भी लगा रहे हैं कि अगर वो किसी पॉइंट में जाता है तो पानी का लेवल उसका कितना कम हुआ, ये भी पता लगना चाहिए। GPS से तो पता लगेगा पॉइंट पे पहुंचा या नहीं पहुंचा, मगर उसमें सेंसर भी लगेगा ताकि उसमें पता लगेगा पानी का लेवल कितना कम हो रहा है। तो ये सारे काम कर रहे हैं। इसी के साथ में बहुत सारे सदस्यों ने कहा कि जेई नहीं है, हमारे पास स्टाफ नहीं है, तो 180 नए जेई का हमने अभी ऐड भी कर दिया है, और एक महीने में 180 हमारे नए जेई भी हमें मिल जाएंगे। तो हमारे कुछ तो मेंटेनेंस में लगेंगे, कुछ हमारे प्रोजेक्ट में लगेंगे, तो वो भी, ये कमी भी हमारी पूरी हो जाएगी। फिर हमारे सदस्यों की डिमांड थी कि हमारी लेबर भी कम है। खाली हर विधानसभा में 10-10 लेबर दी गई है, उसको भी हमने 20 कर दिया है, उसका भी टेंडर हो गया है। तो कहीं आपको 20 चाहिए, कहीं आपको 25 भी चाहिए, कहीं आपकी विधानसभा बड़ी है तो उसको ज़्यादा भी देंगे। मगर ये हमारी सरकार का ध्येय है, लक्ष्य है, संकल्प है कि नीति हमारी सही है, हमारी दिशा सही है, ईमानदारी से काम करेंगे। इस जो है गर्मी में सारे लोगों को, दिल्ली की जनता को पर्याप्त पानी मिले, मॉनसून में कहीं पर भी जल भराव ना हो, सारे नाले नालियों की अच्छे से डीसिल्टिंग हो जाए, ये हमारी सरकार का संकल्प है। इसको हम करेंगे। मैं सारे सदस्यों का, आपका जो हमको सहयोग मिलता जा रहा है, आपके सुझाव हमको मिलते जा रहे हैं, उसका मैं धन्यवाद करता हूँ। ऐसे ही आपके सुझाव मिलते रहें, आप भी अपने क्षेत्र में निगरानी करते रहें। चोरियां हमको रोकनी है। हमको
जो पुराने सिस्टम में सारी चोरियां पैदा होती जा रही थी उसको ख़त्म करना है, नए सिस्टम को अच्छा करना है, सुदृढ़ करना है, बिल्कुल जो है करप्शन प्रूफ करना है कि कोई भी 1 रुपये का भी करप्शन नहीं हो सके, ऐसा करना है। तो मैं सभी सदस्यों का इस चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सदन को अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित करने से पहले मैं माननीय सदस्यों को यह सूचित करना चाहूँगा कि सदन के सत्रावसान के लिए मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय के पास प्रस्ताव भेज रहा हूँ। 8वीं विधानसभा के द्वितीय सत्र के संचालन में सहयोग देने के लिए मैं सदन की नेता एवं माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता, सभी मंत्रीगण, माननीय नेता प्रतिपक्ष श्रीमती आतिशी तथा सदन के सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। इसके अलावा विधानसभा सचिवालय तथा सरकार के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ साथ विभिन्न विभागों और सुरक्षा एजेंसियों तथा मीडिया का भी धन्यवाद करता हूं। अब मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे राष्ट्रगान के लिए खड़े हों। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हो, भारत भाग्य विधाता जय हो, जय हो, जय हो। अब सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित की जाती है।